नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में। डिटेल में एक एक चैप्टर को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ओवरऑल जो 8 इकाई आपकी है आपके पाठ्यक्रम में संकलित, उन 8 इकाइयों में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं विस्तार से हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपको यह जानने को मिलेगा कि आखिरकार आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सब कुछ आपको बताऊंगा, किस तरीके से मैं आपकी तैयारी करवाने वाला हूं वो भी आपको समझाऊंगा। किस तरीके की आपकी रिवीजन क्लास होगी, मैराथन क्लास होगी, चैप्टर वाइज क्लास होगी, सब कुछ डिटेल में आपको समझाने का प्रयास रहेगा। आज की क्लास अगर आपने नहीं देखी तो जान लीजिए कि आप मतलब ये क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सिलेबस डिस्कशन वाली, क्योंकि सिलेबस डिस्कशन में हर एक उन टॉपिक पर नजर पड़ती है हमारी जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, और उस चैप्टर को भी मैं बताते हुए चलूंगा जहां से परीक्षा में प्रश्न पिछले 2 वर्षों में लगातार आए हुए हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बीए थर्ड सेमेस्टर न्यू सिलेबस होगा 2026-27 की परीक्षाओं के लिए, सभी विश्वविद्यालयों के लिए जरूरी है सिलेबस यही है। देखिए, जब आप बीए थर्ड सेमेस्टर में है, जियोग्राफी आपका सब्जेक्ट होता है, यानी कि भूगोल आपका अगर सब्जेक्ट है बेटा, तो आपको क्या पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने जियोग्राफी में फिजिकल जियोग्राफी पढ़ा, सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों ने ह्यूमन जियोग्राफी पढ़ा यानी मानव भूगोल पढ़ा, फर्स्ट सेमेस्टर में भौतिक भूगोल पढ़ा। अब थर्ड सेमेस्टर में क्या पढ़ना है आपको, थर्ड सेमेस्टर में पर्यावरण के बारे में पढ़ना है, आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ना है, आपको जलवायु परिवर्तन के बारे में पढ़ना है, यानी कि इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। बेसिकली अपने आप में 3 टॉपिक हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट माने आपदाओं का प्रबंधन कैसे किया जाता है। आपदा क्या होती है, आपदाएं 2 प्रकार की होती है, एक होती प्राकृतिक आपदा और एक होती है मानव निर्मित आपदा या मानव जनित आपदा। कुछ आपदाएं जैसे कि बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, लैंडस्लाइड हो गई, ऐसे तमाम प्रकार के चक्रवात, सुनामी, ये सब एक प्रकार से प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आते हैं। ये बिना बताए आते हैं, इसका कुछ अता पता नहीं होता कब आ जाए। पहाड़ी इलाकों में प्रायः भूकंप के झटके लगते रहते हैं। समुद्री इलाकों में आप देखते हैं सुनामी की लहरें उठती रहती हैं। सुनामी की लहरें तब उठती हैं जब समुद्र में क्या होता है, जब समुद्र में भूकंप आता है या ज्वालामुखी समुद्र में फटता है तो उससे एक प्रकार से लहरें ऊपर उठती हैं और वो लहरें सुनामी का रूप धारण कर लेती हैं और जो आसपास के इलाके होते हैं वो सब उसी में डूब जाते हैं। तो उन्हीं सब आपदाओं को प्रबंधित करने के लिए, आपदाओं को खत्म नहीं किया जा सकता, आपदाओं को मैनेज किया जाता है। यानी आपदाओं से क्या होता है, आपदा आ गई तो क्या होगा, जान माल का खतरा बहुत ज्यादा होता है। नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ की संख्या बनी जो है हमेशा शंका बनी रहती है। जैसे बिहार राज्य में कोसी नदी हमेशा शोक कही जाती है, ठीक है, बिहार का शोक कोसी नदी कही जाती है। ऐसे ऐसे अलग राज्यों में आप देखते हैं नदियों को शोक के नाम से जानते हैं, चूंकि नदियों के किनारे वाले इलाके भी बाढ़ से ग्रसित रहते हैं। तो ऐसे में उससे बचने के लिए, भूकंप से बचने के लिए, ज्वालामुखी से बचने के लिए, जिससे जान माल का खतरा उतना ना हो जितना होता है, ऐसे में उनके लिए तत्काल व्यवस्था करना, ऐसे सायरन की व्यवस्था करना कि आपदाओं से पहले आपको सूचित कर दिया जाए कि भाई आपदा आने वाली है। आपदाओं को आप रोक नहीं सकते हो आने से, लेकिन आपदाओं से आप बच जरूर सकते हो। उसके लिए कुछ प्रबंधन करके, कुछ मैनेजमेंट करके आप वहां से हट जाएं, या आप ऐसे चीजों का प्रयोग कर लें जो कि आपके लिए जरूरी हो, आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी हो। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले एक मोबाइल फोन में सभी के एसएमएस आया था, मोबाइल फोन कुछ देर के लिए आपकी झंझना गई होगी। उसमें आपदा प्रबंधन को लेकर के ही डिजास्टर मैनेजमेंट का जो संगठन है उसी के द्वारा भेजा गया था, ताकि कोई भी खतरा अगर आए तो भारत के हर एक व्यक्ति तक वो संदेश पहुंच जाए जिसके पास फोन है। आपदा प्रबंधन वो है। जलवायु परिवर्तन भी अपने आप में एक टॉपिक है। जलवायु परिवर्तन मतलब क्या हो रहा है, आजकल आप देख रहे हैं तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लगातार आप देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ रही है, ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% के आसपास आप देखते हैं वो क्या है, ऑक्सीजन है। उसके अलावा मतलब कि 1% के आसपास कुछ आपकी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये सारी गैसें जो है कहीं ना कहीं पे, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वातावरण को गर्म करती है। वातावरण आज गर्म हो रहा है, जलवायु परिवर्तन इसी वजह से हो रहा है, वातावरण के गर्म की वजह से। जब वातावरण गर्म होगा ग्लेशियर पिघल जाएंगे, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, नदियों में बहुत पानी बहेगा, तो तमाम सारी चीजें होंगी। तो ये चीजें ये है। ऐसे ही पर्यावरण आपका जो टॉपिक है,
इसमें आपको पता होगा परिधन आवरण, यानी हमारे परि माने होता है परितः, सराउंडेड यानी चारों ओर, आवरण माने हमको ढके हुए है, यानी कि जो हमको चारों तरफ से ढके हुए उसी को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, अब पर्यावरण को हमको क्या, पर्यावरण क्या होता है, उन समस्त दशाओं का योग होता है जो हमको प्रभावित भी करता है और हमसे प्रभावित भी होता है, उसको पर्यावरण कहते हैं। इसी पर्यावरण में पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसे तमाम प्रकार के टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। आपदा प्रबंधन तो आप पढ़ेंगे ही, इसके साथ साथ आप पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में जानते हैं। ठीक है, पर्यावरणीय अवमूल्यन जो होता है, पर्यावरण का अवनयन होता है, पर्यावरण का ह्रास जो होता है वो ना हो इसके लिए काम करना, ये सब सिखाया जाता है पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत। तो ओवरऑल जो पूरा टॉपिक है इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी ग्रहण करने वाले हैं। आप सभी दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट एक ऐसा चैनल है जो कि आपके लिए परीक्षा के अंत दिनों तक आपके साथ जुड़ा रहता है और आपकी बेहतर तैयारी करवाता है। ज्योग्राफी में आपको यही पढ़ना होता है। आइए एक एक चैप्टर जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में आपको बताते हैं और विस्तार से हम चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए भाई, पहला चैप्टर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है बाबू, पहले चैप्टर में हमको पर्यावरण के बारे में समझना है। पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण का अर्थ, विभिन्न विद्वानों ने पर्यावरण के बारे में क्या क्या बातें बताई हैं, यानी इन्वायरमेंट कहते हैं पर्यावरण को अंग्रेजी में, इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे, इसकी संकल्पनाएं और इसके तत्व, कॉन्सेप्ट्स एंड कंपोनेंट्स। पर्यावरण के तत्व कौन कौन से होता है, पर्यावरण के दो तत्व होते हैं, कौन कौन से बेटा, एक होता है जैविक तत्व, ठीक है, जैविक घटक जिसको कहते हैं, और एक होता है अजैविक घटक। ठीक है, अजैविक घटक। जैविक घटक क्या होते हैं, जिसमें जीवन रहता है, यानी कि जो जीव रहते हैं यानी जीवन रहता है, जिसमें ये एक प्रकार से निर्जीव प्राणी होते हैं, निर्जीव होता है। जैसे कि जैविक घटकों में क्या शामिल है, जैसे कि आपके मनुष्य हो गया, ठीक है, मनुष्य के अलावा पशु पक्षियां सारे के सारे आ गए। ठीक है, इसके अलावा इसमें और आपका जैसे कि जो वनस्पतियां हो गई वो सब आ गई, वनस्पतियां आ गई। ठीक है, यानी जितने भी पेड़ पौधे पशु पक्षी मनुष्य हैं ये सब एक प्रकार से लिविंग चीजें हैं, यानी कि जिसमें सजीव है, यानी जीव जिसमें रहता है, यानी तो जिसमें जीवन होता है उसको जैविक तत्व। तो पर्यावरण का जैविक तत्व ये हो गया मनुष्य, पशु पक्षियां, वनस्पतियां। ऐसे ही कंपोनेंट्स यानी कि तत्व जो पर्यावरण का होता है उसमें अजैविक घटक होता है। अजैविक घटक में निर्जीव चीजें आती हैं, जैसे कि जल, वायु, मिट्टी, खनिज लवण, ऐसे तमाम प्रकार की चीजें जो कि एक प्रकार से इन सजीवों को प्रभावित करती हैं। निर्जीव जैसे आप देखते हैं मिट्टी, जल, वायु, तापमान, घनत्व, लवणता, ये सब मनुष्य को प्रभावित करती है, पशु पक्षियों को प्रभावित करती है, वनस्पतियों को प्रभावित करती है। बेटा वनस्पतियां, तापमान ज्यादा बढ़ जाए वनस्पतियां सूख जाएंगी, पानी यानी आर्द्रता ज्यादा हो जाए तो एक प्रकार से चीजें आप देखते हैं कुछ हरी भरी रह जाती हैं, बहुत आर्द्रता हो जाए, पाला पड़ जाए तो फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं वनस्पतियों पर और मनुष्य पर अजैविक घटकों का प्रभाव पड़ता है, और अजैविक घटकों को प्रभावित भी करते हैं कौन, अजैविक घटकों को कौन प्रभावित करता है, मनुष्य जो होता है। जैसे मान लेते हैं वातावरण बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई, मनुष्य ने एसी लगवा लिया बढ़िया, जैसे यह रिमोट है, अभी हमको गर्मी लगे तुरंत हम इसे बटन दाब दें, चल गया एसी आराम से। ठीक है, लेकिन हम इसे बटन दाब देंगे बंद हो जाएगा क्योंकि हमको एसी ज्यादा चलाना नहीं होता है। ठीक है, ऐसे में मनुष्य ने क्या किया है, वातावरण को भी प्रभावित कर रहा है। मनुष्य को लग रहा है कि भाई जब जो उसको लगता है कि भाई खेतों में पानी नहीं बरस रहा, सूखा पड़ रहा है, मनुष्य ने एक प्रकार से भूमिगत जो जल है, भूमि के अंदर जल, उसको मशीनों के माध्यम से बाहर निकाला और पृथ्वी पर उड़ेलना शुरू कर दिया। तात्पर्य यह है कि मनुष्य यानी कि जो जैविक पदार्थ हैं, जैविक घटक है, वो अजैविक घटक को प्रभावित करता है, अजैविक घटक जैविक घटकों को प्रभावित करता है। इस तरीके से एक घटक दूसरे घटक को प्रभावित करता है और इसी का संतुलन ही पारिस्थितिकी संतुलन कहलाता है। जब यही मनुष्य ज्यादा प्रभावित करने लगता है उन जैविक अजैविक घटकों को, तो पर्यावरण में एक प्रकार से अवनयन होता है, पर्यावरण का मूल्य ह्रास होता है, तमाम सारी चीजें हैं। बड़ा एक कॉन्सेप्ट होता है, इसका समझने का प्रयास करेंगे। तो वेल डिटेल तरीके से हम लोग चैप्टर संख्या 1 के बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसके अंदर दूसरा चैप्टर आपका आएगा। दूसरे चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ना है। पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी को क्या कहते हैं बेटा, पारिस्थितिकी को इकोलॉजी कहा जाता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। पारिस्थितिकी शब्द जो है ये बड़ा फेमस शब्द रहा है। ठीक है,
पारिस्थितिकी किसे कहते हैं और इसकी पूरी विकास यात्रा। इसमें हम पारिस्थितिकी का अर्थ देखेंगे, पारिस्थितिकी की परिभाषा देखेंगे, ठीक है, पारिस्थितिकी की संकल्पना को देखेंगे, सब कुछ विस्तार से इसमें हम बताने का प्रयास करेंगे। पारिस्थितिकी है क्या, पारिस्थितिकी को इकोलॉजी कहा जाता है बेटा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले इस शब्द को किसने दिया है, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया 1866 में। 1866 में अर्नेस्ट हैकेल नाम के एक विद्वान हैं, उन्होंने इस प्रकार से इसकी संकल्पना दी है, ठीक है। अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में किसकी, पारिस्थितिकी की, इकोलॉजी की। इसमें क्या होता है, पारिस्थितिकी वह विज्ञान है, एक विज्ञान है जो जीवधारियों के पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन करता है, यानी किसी जीव जंतु का, मनुष्य का, उसके जो पर्यावरण है उसके चारों तरफ जो चीजें विद्यमान है उनका मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है, वनस्पतियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी पर्यावरण का प्रभाव मनुष्य पर कैसे पड़ता है या क्या पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसी का अध्ययन जो होता है यह शास्त्र या विज्ञान करता है, पारिस्थितिकी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से चीजें इसमें विकसित होती गई और आपने देखा कि प्राकृतिक जो है ये आपका सामने आ चुका है। प्राचीन काल में हिप्पोक्रेटस, अरस्तु ने योगदान दिया पारिस्थितिकी के लिए। फिर मध्यकाल में लिनियस महोदय ने, आधुनिक काल तक आते थे अर्नेस्ट हैकेल आ जाते हैं। फिर इसके बाद में आप देखते हैं इस समय समकालीन विद्वानों में ओडम हो गए, एजी टांसले हो गए, इन्होंने इकोसिस्टम की अवधारणा दी, ठीक है। इस तरीके से विस्तार से चीजें आपकी क्लियर हुई। ऐसे ही तीसरा चैप्टर हम लोग चर्चा करेंगे पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम क्या होता है इसको तनिक समझ लीजिए। इकोसिस्टम, इकोलॉजी विज्ञान है, लेकिन इकोसिस्टम जो होता है एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा सिस्टम जहां पर जीव और उनके मतलब जैसे कह लेते जीव रहते हैं, तमाम सारे जीव रहते हैं, तमाम सारी प्रजातियां रहती हैं। वो प्रजातियां रहती हैं जहां पर वो एक प्रकार से वातावरण को प्रभावित करती हैं और वातावरण से प्रभावित भी होती है। एक ऐसा तंत्र जिसमें तमाम प्रकार की प्रजातियां, तमाम प्रकार के जीव जंतु रहते हैं और वो प्रभावित होते हैं वातावरण से भी और वातावरण को प्रभावित भी करते हैं। ऐसा सिस्टम, ऐसा तंत्र, ऐसा जाल इकोसिस्टम कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र। इसी पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन पारिस्थितिकी नाम के एक सब्जेक्ट के द्वारा करी जाती है, पारिस्थितिकी विज्ञान के द्वारा करी जाती है। जैसे कि मान लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण की अगर बात की है बेटा, पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण, पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण, तो पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण में क्या आपका शामिल आ जाता है, जैसे कि झील हो गया, ठीक है। जैसे कि तो इसमें क्या था, जैविक घटक, अजैविक घटक सब शामिल होते हैं। 1935 में एजी टांसले यानी आर्थर टांसले ने इसको परिभाषित किया है। पारिस्थितिकी तंत्र को किसने दिया है, 1935 में, ध्यान रखेंगे 1935 में एजी टांसले नाम है इनका, ठीक है, एजी टांसले, एजी टांसले नाम है इनका पूरा, ठीक है। इन्होंने 1935 में अवधारणा दी। अर्नेस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी शब्द को दिया है 1866 में, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये अर्नेस्ट हैकेल ने दिया है, हैकेल ने, ठीक है। हैकेल, इसको किसने दिया, 1935 में एजी टांसले ने दिया है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को। पारिस्थितिकी तंत्र जैसे कि मान लेते हैं एक जंगल, जंगल क्या है बेटा, जंगल जो है एक पारिस्थितिकी तंत्र है। अब जंगल में क्या क्या रहता है, जंगल में क्या होता है, पेड़ पौधे रहते हैं, जानवर रहते हैं, सूक्ष्म जीव रहते हैं और तमाम प्रकार की वनस्पतियां भी रहती हैं। ये मनुष्यों को प्रभावित करते हैं, ठीक है, वनस्पतियों को प्रभावित करते हैं, जलवायु को भी प्रभावित करते हैं, कुल मिलाकर के तात्पर्य है, ठीक है, जलवायु के बीच संबंध भी स्थापित करते हैं। घास का मैदान, ये भी एक प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। रेगिस्तान भी है, पर्वतीय क्षेत्र भी है, एक झील भी है, ठीक है। जैसे कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैसे झील हो गया, नदी है, तालाब है, महासागर, समुद्र, ठीक है, ये सब दलदली भूमि यानी वेटलैंड्स भी जो है पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। ऐसे ही कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र आजकल चल रहा है, जैसे कि कृषि क्षेत्र हो गया, खेत जो होते हैं वो, बाग बगीचा जो है, मछली पालन वाला तालाब जो है, ये सब चीजें इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य घटक क्या होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में बेटा 3-4 चीजें होती हैं, जैसे कि मान लेते हैं पहला क्या होता है, पहला होता है आपका उत्पादक वर्ग, उत्पादक वर्ग होता है। दूसरा क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। तीसरा होता है द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। चौथा होता है आपका तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता, ऐसे डैश कर लीजिएगा। और पांचवा क्या होता है, अपघटक होता है, अपघटक, ठीक है। अब ये क्या होते हैं बेटा, अजैविक घटक। इसमें अपघटक क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया, कवक वगैरह जो हो गए, बैक्टीरिया वगैरह जो है,
ठीक है। बैक्टीरिया जो होता है आपका, बैक्टीरिया बेटा जो होता है आपका, बैक्टीरिया है, कवक है, ठीक है, ये सब आप घटक होते हैं, ठीक है। जैसे आपका उत्पादक वर्ग में जैसे आपका घास हो गया, घास क्या है, उत्पादक वर्ग हो गया, पेड़ पौधे हो गए। इसमें प्राथमिक उपभोक्ता में कौन से आते हैं, उपभोक्ता में आपका जैसे शाकाहारी जीव हो गए, ठीक है, शाकाहारी जीव इसमें आते हैं जो कि किसको खाते हैं, घास को खाते हैं। शाकाहारी जीवों को खाने वाले व्यक्ति होते हैं आपके मतलब आपके मांसाहारी सर, इसमें आपका मांसाहारी रख दीजिएगा, ठीक है, मांसाहारी। और इसमें क्या होते हैं, सर्वाहारी होते हैं जो दोनों को खाते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अगर घास फूस को कौन खा रहा है, कीड़ा खा रहा है, कीड़े को कौन खाएगा, मेढक खाएगा, मेढक को कौन खा लेगा, सांप खा लेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा एक फूड चेन बन जाता है, खाद्य श्रृंखला बन जाती है, पिरामिड बन जाता है, पारिस्थितिकी पिरामिड भी इसी को कहा जाता है। इस तरीके से आप पूरा विस्तार से समझ पा रहे हैं कि आखिरकार ये होता क्या है। तो इस तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो उत्पादक होते हैं ये अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, ठीक है। आप घटक जो होते हैं, बैक्टीरिया, कवक, जो छोटे छोटे महीन महीन चीजें होती हैं, अमीबा, पैरामीशियम में से छोटे छोटे, वो सब आप घटक में आ जाते हैं। फिर तीन उपभोक्ता होते हैं जो कि उपभोग करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। मान लेते हैं जैसे कि मान लेते हैं आपका गेहूं है, मतलब कि जैसे कोई चीज है, मान लेते हैं आप कोई भी उदाहरण ले लीजिएगा, इसमें से मान लीजिए, मान लेते हैं बकरी है, तो यहाँ पर घास जो है, बकरी खाती है घास को, ठीक है। तो बकरी हो गई आपकी शाकाहारी, बकरी घास खाती है, बकरी शाकाहारी है। तो बकरी क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता हो गई, घास क्या है, प्राथमिक उत्पादक हो गया। यानी घास उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता बकरी है। बकरी को कौन खा रहा है, मनुष्य खा रहा है, ठीक है। बकरी को किसने खा लिया, मनुष्य ने खा लिया। अब मनुष्य जो है आपका ये हो गया, मनुष्य क्या हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। मनुष्य को किसने खा लिया, तृतीयक उपभोक्ता यानी कि शेर ने खा लिया, ठीक है। या मान लेते हैं बकरी को किसने खा लिया, गीदड़ ने खा लिया, या फिर भेड़िया ने खा लिया, भेड़िया को शेर ने खा लिया। इस तरीके से आपका ये हो जाता है। तो ये आपका एक फूड चेन बन जाती है, खाद्य श्रृंखला बन जाती है, ठीक है। कि भाई एक के बाद जैसे जो प्राथमिक उपभोक्ता है उसको द्वितीयक उपभोक्ता खा लेता है, द्वितीयक को तृतीयक वाला खा लेता है। इस तरीके से सिस्टम चलता रहता है, इसी को फूड चेन कहा जाता है। आपके समझ में आ रहा? तो इन सभी चीजों को मैं विस्तार से समझा भी चुका हूँ और समझा भी रहा हूँ। इन सभी चीजों को ऐसे आपको समझा दूंगा, कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बेटा अगर हमारे कोर्स में ज्वाइन होना है, हमारे क्लासेस में ज्वाइन होना है, सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स प्राप्त करने हैं, ठीक है, सभी सब्जेक्ट की क्लास लेनी है, 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी व्हाट्सअप नंबर पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे, आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम, तमाम सारे सब्जेक्ट जो भी आपके होंगे, और आप किस सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके आप भेज दीजिएगा। ये 4 डाटा आप लिख करके हमारे पास भेजेंगे, व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा, नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम और अपना सेमेस्टर नेम, ठीक है, किस सेमेस्टर में हो वो। तो थर्ड सेमेस्टर लेकर के भेज दीजिएगा। जैसे आप भेजेंगे आपके पास स्कैनर हम भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। आपको इसी 100 रुपए में कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। कोर्स आपको मिलेगा, इसमें तमाम प्रकार का कोर्स, जैसे कि कोर्स की अगर बात की बेटा, तो कोर्स आपको कौन सा कोर्स मिलेगा, इसमें केवल एक सब्जेक्ट का कोर्स नहीं होगा, इसमें आपका 3 जो मेजर सब्जेक्ट है उनकी तैयारी आपकी हो जाएगी, प्लस में एक आपका माइनर सब्जेक्ट होता है एक, ठीक है, एक माइनर सब्जेक्ट होता है उसकी तैयारी हो जाएगी, और प्लस में आपका को करिकुलर सब्जेक्ट जो होता है, को करिकुलर सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो इसकी भी तैयारी पूरी आपकी हो जाएगी। इसकी परीक्षा हमेशा सभी विश्वविद्यालय में एमसीक्यूज होती है, तो को करिकुलर की परीक्षाओं के लिए 10 प्रैक्टिस सेट मैंने तैयार कर लिया है, उसके आंसर भी साथ में रहेंगे। आपको सीरीज वगैरह कहीं से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना बुक खरीदनी ना सीरीज खरीदनी है। आपको 10 प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको 2-3-4 साल के मैं सॉल्व करवा करके आपको दे दूंगा पीडीएफ के साथ। ग्रुप में अगर आप जुड़ेंगे हमारे साथ तो 100 रुपए फीस वाला कोर्स ज्वाइन करेंगे, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। यानी इन 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए करवाई जा रही है। जिनको भी जुड़ना है तुरंत एसएमएस करें व्हाट्सएप पर इस 91 61 93 60 62 पर, और मात्र 100 रुपए फीस में आप अगर गूगल पे फोन पे नहीं चलाते तो किसी दूसरे से आप पेमेंट करवा सकते हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो कोई डरने की जरूरत नहीं कि गुरुजी इस पे पेमेंट करेंगे तो हम कुछ हो जाएगा या कुछ, कोई दिक्कत नहीं। मैं खुद बोल रहा हूं आपसे आकर के, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। 100 रुपए फीस केवल लगेगी आपकी। अगर आप 100 रुपए फीस में जुड़ना चाहते हो तुरंत जुड़ जाइए, मात्र 100 रुपए फीस, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे लाइव क्लास के बाद में वो सब, ठीक है। इसके अलावा प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, पीडीएफ नोट सभी सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे, जो भी सब्जेक्ट आपके होंगे। आपके पीडीएफ नोट जो होंगे वो एमसीक्यूज टाइप भी होंगे, ठीक है, और आपके लिखित टाइप भी होंगे। लिखित और एमसीक्यूज दोनों टाइप की पीडीएफ आपको बना करके मिलेगी।
आपके लिए व्यवस्था कर दी गई है बहुत धाकड़ अंदाज में, सब कुछ आपको मिलेगा, किसी प्रकार की कोई टेंशन आपको नहीं रहेगी। यानी एमसीक्यूज और लिखित दोनों टाइप के आपको पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है। पीडीएफ जो होंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आपको सीरीज नहीं, आप सीरीज खरीदोगे, मान लेते हैं कि आप 5 सब्जेक्ट की सीरीज खरीदोगे, 6 पंचे 30, यानी कि 300 रुपए की आपकी सीरीज होगी, 60 रुपए की एक सीरीज पड़ेगी। अगर 5 सब्जेक्ट तो 6 पंचे 30, 300 रुपए की आपकी सीरीज हो जाती है। मात्र 100 रुपए फीस में आपको सब कुछ मिल रहा है, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, लाइव क्लास, डाउट सेशन आप डायरेक्टली हमसे जुड़ पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा आप हमारे साथ पूछेंगे, डायरेक्ट फोन करके बातचीत भी करते रहते हैं उस पे, व्हाट्सएप पे। तो ऐसे में आपके डाउट वगैरह भी क्लियर किए जाते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व किया जाता है, सब कुछ आपको मिलेगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, कपिल वस्तु, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, ठीक है। ऐसे ही पाटेश्वरी जो बलरामपुर में नई विश्वविद्यालय बनी उसका, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, इसके अलावा जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा आपके मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजेपीआरयू बरेली रोहिलखंड, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम प्रकार के स्टेट यूनिवर्सिटी जिनकी परीक्षाएं आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत होती है, उन सभी की तैयारी शुक्ला डिपार्टमेंट के माध्यम से करवाई जाती है। आप और भी किसी विश्वविद्यालय पढ़ रहे हैं, जैसे कि बिहार विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, हिंदी भाषी विश्वविद्यालय है, जियोग्राफी सब्जेक्ट है, पॉलिटी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट की आपको तैयारी मिलेगी। मात्र 100 रुपए फीस में जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं अपना। हाँ, जैसे अदर कुछ विश्वविद्यालयों के सिलेबस में डिफरेंट आ रहा है तो वो सिलेबस आप भेजेंगे मेरे पास, तो उसके हिसाब से मैं सेंड कर दूंगा। लेकिन जितने विश्वविद्यालय का मैंने नाम लिया उन सभी का सिलेबस सेम ही है, यही सिलेबस है, ठीक है। तो भटकने की कोई जरूरत नहीं है आपको कहीं पर, आप आसानी से पढ़ सकते हैं सब कुछ। आइए आगे हम सिलेबस डिस्कशन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब कुछ, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा, मॉडल पेपर भी मिलेगा। मॉडल पेपर में भूल ही गया, कम से कम आपके 5 मॉडल पेपर मिलेंगे। मैराथन क्लास मिलेगी परीक्षा के अंतिम समय में, ठीक है। रिवीजन क्लास मिलेगी परीक्षा के अंतिम दौरान में, जिसमें सारे चैप्टर यानी कि जितने भी आपको 8 इकाई है जहां से क्वेश्चंस खूब पूछे थे उन सभी को आपको कवर करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही बेहतर अंदाज में चीजें आपको मैं समझा रहा हूं। देखिए यहां से क्वेश्चंस आपके, देखिए जितने ये वाला चैप्टर, ये चैप्टर आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट है। इन तीनों से क्वेश्चंस कम से कम मान करके चलो, यही तीनों से क्वेश्चंस आपके लगभग और लगभग 30 नंबर का क्वेश्चन इन तीनों चैप्टर से आने वाला है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इसको मैंने ऑलरेडी करवा भी रखा है, पहले भी पढ़ा रखा है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा चीजों को और भी बेहतर अंदाज में समझाने का। चौथा चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में, ठीक है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन हम समझेंगे कि पर्यावरण होता क्या है, पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, पर्यावरण का रख रखाव कैसे करना है, सब कुछ हम आसानी से समझेंगे। वेदों में पर्यावरण और पर्यावरण का भारतीय परंपरागत ज्ञान और आपदा प्रबंधन, यानी कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इन्वायरमेंट इन वेदास, यानी वेदों में जो है पर्यावरण के बारे में क्या कहा गया है। वेदों में नदियों के बारे में मेंशन किया गया है, वेदों में पर्यावरण के बारे में विस्तार से बताया गया है, ठीक है। वेदों में पर्यावरण की रक्षा करने के लिए बताया गया है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए बताया गया है। तो पर्यावरण में आप देखते हैं तो वेदों में पर्यावरण का प्रबंधन के बारे में बताया गया है, पर्यावरण का भारतीय परंपरागत ज्ञान जो रहा है, और आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन मतलब क्या होता है, जो है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में वेदों में क्या बताया गया, भारतीय जो ज्ञान रहा है डिजास्टर आपदाओं को कंट्रोल करने का, वो क्या रहा है, उसके बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में हम 5वें चैप्टर में पहुंचेंगे बाबू। 5वें चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता और इसका संरक्षण, संरक्षण माने होता है बचाव, रख रखाव करना है, यानी कंजर्वेशन कहते हैं इसको। तो बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, जैव विविधता। जैव माने होता है जीव, यानी ऐसा इलाका जहां पर बहुत ज्यादा प्रजाति के लोग, अलग अलग प्रजाति के जीव जंतु, अलग अलग प्रजाति की जो है वनस्पतियां, अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधे, तमाम प्रकार के जीव, तमाम प्रकार के जंतु, तमाम प्रकार की वनस्पतियां जब इकट्ठा आपको मिलती है तो जैव विविधता उसी को कहा जाता है। विविधता माने कई प्रकार की, और जैव माने जीवों की। जीव माने अब जीव में आपका वनस्पति भी आ गया, आपके जो है आप घटक भी आ गए, और तमाम प्रकार के जो है जीव जंतु भी आ गए। तो जीव जंतु और वनस्पतियां जो होती हैं जब अलग अलग प्रजाति के इकट्ठा मिलते हैं, वो सब आपके जैव विविधता उसी को कहा जाता है, ठीक है। उसको कैसे बचाना होता है, जो उसको रक्त हॉट स्पॉट घोषित करके उसकी सुरक्षा करी जाती है, उसके संरक्षण को लेकर के क्या क्या काम किए गए हैं, उनके बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ आपको समझाएंगे। आगे देखते हैं। 6वां चैप्टर आपका क्या है, पर्यावरण प्रबंधन और संपोषित विकास की अवधारणा। संपोषित विकास को अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी आपको क्या पढ़ना है बेटा 6वें चैप्टर में, 6 वाले चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, 6वें चैप्टर में अपन को पढ़ना है पर्यावरण प्रबंधन के बारे में, यानी कि पर्यावरण को कैसे मैनेज किया जाए।
आजकल मनुष्य जो है अपनी गतिविधियों के द्वारा मनुष्य ऐसे ऐसे कर्म कर रहा है जिसके द्वारा वातावरण बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। वातावरण में चाहे वायु प्रदूषण की बात हो, जो वायु प्रदूषण को मापने का यंत्र क्या होता है, कैसे मापते हैं? AQI नाम का एक प्रकार से एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसके द्वारा हम लोग वायु की गुणवत्ता की जांच करते हैं। ठीक है, तो वायु एक प्रकार से जो है वायु प्रदूषित हो रही है। जल प्रदूषण आप देख रहे हो रहा है। ठीक है, रेडियोधर्मी प्रदूषण हो रहा, तमाम प्रकार के मोबाइल फोन संचार की व्यवस्था हो चुकी है, टावर लग चुके हैं, उनसे तमाम प्रकार की किरणें उत्पन्न होती हैं, उन किरणों से रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। ठीक है, तमाम प्रकार के उससे बीमारियां फैलती हैं। ऐसे में और भी तमाम प्रकार की चीजें आपको दिखाई पड़ रही होंगी, जैसे कि नॉइस पोल्यूशन। आजकल आप शहरों में जाएं, आप देखते हैं कि तमाम प्रकार के साधन, तमाम प्रकार के यातायात के साधन चल गए हैं, उनके हार्न हो गए या उनके आवाज हो गए, इंजन के, फैक्ट्रियों की आवाज हो गए, या तमाम प्रकार के यंत्र चल गए जो कि आवाज करने वाले हैं, वो सब नॉइस पोल्यूशन करते हैं। तो आवाज का जो एक प्रकार से टोन है, स्तर है, वो ज्यादा हो जाता है, 80 डेसिबल से ज्यादा, तो वो पोल्यूशन का एक प्रकार से माना जाता है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर होती। तो तमाम क्षेत्रों में जो पर्यावरण जो है दूषित हो रहा है, पर्यावरण की क्वालिटी जो कम हो रही है, उसको लेकर के जो है यहाँ पर आपको पढ़ना है कि किस तरीके से पर्यावरण की जो क्वालिटी है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, उस पर्यावरण की क्वालिटी को घटने ना दिया जाए, पर्यावरण की क्वालिटी को रोका जाए, ताकि पर्यावरण की क्वालिटी जो है बनी रहे जैसी तैसी। अगर पर्यावरण की क्वालिटी नहीं बनी रहेगी तो प्रकृति हमारा इलिमिनेशन कर देगी, प्रकृति हमको नष्ट कर देगी। यानी प्रकृति में अगर हमको सेफ रहना है तो प्रकृति के हिसाब से हमको अनुकूलन करना सीखना होगा। अगर हम अनुकूलन करना नहीं जान पाएंगे बाबू, तो प्रकृति हमको क्या कर देगी? विनष्ट कर देगी, हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा अगर हम इको फ्रेंडली नहीं बनेंगे। ठीक है, आजकल जरूरत क्या है? पेट्रोल, डीजल, इन सभी ईंधनों से चलने वाली गाड़ियों की संख्या कम की जाए, सोलर पैनल से बिजली उत्पादित की जाए। ठीक है, इसके अलावा बैटरी वाले तमाम प्रकार के यंत्र चल गए हैं, तो इससे थोड़ा बहुत जो है इकोसिस्टम को थोड़ा जो है चीजें मिलेंगी, आसानी से होंगी। ठीक है, ताकि बहुत ज्यादा एक प्रकार से पर्यावरण दूषित हो रहा है। आप देखते हैं तमाम प्रकार के जगहों पर तमाम फैक्ट्रियां लगी हैं, तमाम परमाणु ऊर्जा के संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे वातावरण प्रभावित हो रहा है। नदियों पर बांध बनाए जा रहे हैं, जिससे पूरा वातावरण ध्वस्त हो रहा है। तो ये सब मानव के जो द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं वातावरण को बहुत प्रभावित करते हैं। उसी चीज को रोकने के लिए ये पर्यावरण प्रबंधन किया जाता है, ताकि पर्यावरण का जो एक प्रकार से क्या है, पर्यावरण का जो सिस्टम है वो सही तरीके से बना रहे, और पर्यावरण को ऐसे गुणवत्ता उसकी रहे ताकि वो उसकी गुणवत्ता अगर छीड़ भी हो तो अपने हिसाब से उसको मैनेज कर ले जाए। इतना हमको करना है। ठीक है, संपोषित विकास क्या है? संपोषित विकास को हिंदी में सतत विकास के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से बेटा? सतत विकास। क्या नाम से? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं अंग्रेजी में। एक ऐसा विकास, जैसे मान लेते हैं पेट्रोल डीजल का उपयोग इतना हम ना कर लें कि हमारे आने वाले बच्चे मोटरसाइकिल चलाने के लिए तरस जाएं। इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी ऐसा विकास करें, ऐसा उपयोग करें संसाधनों का, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी यानी भावी पीढ़ी जो है उसके लिए भी संसाधन बचे रह सकें। ठीक है, समझ में आ रही चीजें? यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विकास का मतलब होता है कि ऐसा विकास करें जिससे पर्यावरण की जो गुणवत्ता है, पर्यावरण की जो क्वालिटी है एनवायरमेंट की, वो क्वालिटी से छेड़छाड़ ना हो। हम विकास करें अपना, हम डेवलपमेंट करें, लेकिन ऐसा डेवलपमेंट ना करें कि हमारे आने वाली पीढ़ी ही उससे प्रभावित हो जाए या उसको नुकसान पहुंच जाए। तो ऐसा विकास सतत विकास कहलाता है। यानी पर्यावरण का या जो संसाधन है, संसाधनों का विवेक सम्मत तरीके से दोहन ही क्या कहलाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। 7वां चैप्टर हम लोग देखेंगे वन विनाश। वन विनाश क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके क्या कारण है, और डिफॉरेस्टेशन के इसके बारे में चर्चा करेंगे। वन विनाश हो रहा है, पहली बात तो बांध बन रहा है। रेलवे लाइन अगर बंद से जा रही तो उसको बंद काट के बनती है। तमाम प्रकार के बांध बनते हैं, जिससे नदियों पर जब बांध बन जाता है तो नदियों का पानी जो होता है आसपास के इलाकों में भर जाता है। अब जब आसपास के इलाकों में पानी भर जाता है तो जो जंगल वगैरह होता है, वहां पर जो वनस्पतियां होती हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य होते हैं, यहाँ तक कि उनका भी पलायन हो जाता है। कम से कम हजारों लाखों के लोगों में पलायन होता है। जब बांध बनते हैं, बड़े बड़े नदियों पर बांध बनते हैं, तो बांध का जैसे नदियों का पानी रोकना कोई मामूली बात नहीं होती है। नदियों का पानी रोक करके करते क्या है? बिजली बनाते हैं उससे। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना इसलिए कहते हैं क्योंकि नदियों के पानी को रोक करके उससे बिजली बनाते हैं। उसी पानी को नहर के माध्यम से सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसे तमाम प्रकार की चीजें बांध बना करके की जाती है। बांध बनाने से बड़ा फायदा होता है, लेकिन पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान बांध बनाने से होता है। इसी वजह से जनजाति लोग या पर्यावरण की रक्षा करने वाले लोग हैं,
जब कभी भी सरकार बांध बनाने के लिए उद्यत होती है तो पर्यावरण से जो प्रेम करने वाले लोग हैं वो सब उसका विरोध करते हैं। सरदार सरोवर बांध की बात की जाए, भाखड़ा नागल बांध की बात की जाए, या ऐसे तमाम प्रकार के भारत के जो बांध बनाए गए उनका विरोध हुआ है विद्वान, मतलब की जो क्षेत्रीय वासी रह चुकी। बांध बनेगा तो आसपास के इलाकों में पानी भर जाएगा, सारा प्रजाति नष्ट हो जाएगी, लोग वहां पर जिनका घर वर बना होगा, जो जंगल में रह रहे लोग होते हैं जनजाति वगैरह, उनका विनष्ट हो जाएगा, उनके घर वर डूब जाएंगे। आसपास इलाकों में पानी भरने से क्या होता है, सारी वनस्पतियां नष्ट हो जाएंगी, तो पर्यावरण की क्षति होती है। ऐसे में पर्यावरण की क्षति कम हो, इसको ध्यान में रखना ही एक प्रकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। और यही चीज, अब इससे क्या होता है, वन विनाश भी होता है। बहुत ज्यादा अति चराई से बहुत ज्यादा जो है पशुचारण होता है, फिर वन विनाश होता है। लगातार पानी जंगल में भरा रहेगा तो वन विनाश हो जाएगा, ठीक है। और लोग अपने रहन सहन के लिए भी जंगल को काट रहे हैं, खेती करने के लिए जंगल कटाई करी जा रही है, ठीक है, कृषि कार्य हेतु। इसके अलावा साथ साथ और तमाम प्रकार के ऐसे मुद्दे हैं जिससे जंगल की कटाई करी जाती है, ठीक है। तो इसको हम विस्तार से जानेंगे। 8वां चैप्टर है मृदा अपरदन और मृदा क्षय या क्षरण। मृदा अपरदन क्या है, मृदा क्षरण क्या है बेटा? मृदा अपरदन या मृदा क्षरण की अगर बात की जाए, देखिए मृदा अपरदन या मृदा क्षरण क्या होता है। मृदा माने मिट्टी, क्षरण माने होता है कट करके बहना, ठीक है। मृदा माने क्या होता है, मिट्टी, अपरदन माने कट करके बहना। अपर्दन, अपर्दन माने मिट्टी का कट करके बहना, सोयल इरोजन कहा जाता है, ठीक है। मृदा क्षय को एक प्रकार से सोल एग्जॉस्टेशन कहते हैं, ठीक है, या फिर इसको डिग्रेशन मतलब डिग्रेडेशन भी कहते हैं, यानी मृदा का कट करके बहना। जैसे मान लेते हैं पानी बरसता है, बहुत ज्यादा पानी बरसा तो मिट्टी की ऊपरी परत जो होती है वही उपजाऊ होती है, लेकिन जब बारिश खूब भयानक मात्रा में हो जाए तो मिट्टी की ऊपरी परत कट करके बह जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, मिट्टी का कट करके बहना, यही होता है आपका मृदा क्षरण होना, ठीक है, या मृदा अपरदन होना, सोइल इरोजन इसे कहते हैं। या फिर मृदा अपरदन और रूपों में देखने को मिलता है, जैसे कि क्या हो जाए, जैसे कि बहुत तेज मतलब बहुत तेज आंधी चल जाए, तूफान आ जाए, ऐसे में भी मिट्टी, जैसे बलुई जो मिट्टी होती है वो सब बालू उड़ जाती है और तमाम प्रकार की चीजें जो होती हैं वो आपको देखने को मिलती रहती हैं। इस तरीके से विस्तार से चीजें आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर मिट्टी जो होती है जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से और ऐसे तमाम प्रकार के प्राकृतिक कारणों से मिट्टी का अपरदन होता है। अपरदन माने होता है किसी भी चीज का किसी के संपर्क में आकर के उसके साथ बहते हुए चले जाना, उसी को अपरदन कहा जाता है। जैसे कि मान लेते हैं मिट्टी थी, मिट्टी की ऊपरी परत, यहाँ से खूब बम 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 जल की जो है एक लहर आ रही है, इस लहर ने क्या किया, अटैक किया, ये ऊपरी परत कट गई और इसी जल के साथ बहती हुई ये मिट्टी अलग चली गई। इस तरीके से क्या हो रहा है, इसी को सोइल इरोजन कहा जाता है, मिट्टी का अपरदन कहा जाता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो मिट्टी अपरदन जो होती है, मृदा क्षय यानी मृदा की जो क्वालिटी है उसमें कमी आती है जब ये बह जाता है मिट्टी कट करके ऊपर वाली परत, क्योंकि यही परत उपजाऊ होती है और जब ये कट करके बह जाती है तो ये मिट्टी जो होती है वो अनउपजाऊ हो जाती है और यही मिट्टी बेटा क्या बन जाती है, मरुस्थल बन जाती है। अगला चैप्टर आपका क्या आता है, मरुस्थलीकरण का। मरु माने मरी हुई, स्थल माने स्थल यानी भूमि, कर्ण माने होता है एक क्रिया, यानी एक ऐसी क्रिया, मरुस्थलीकरण एक ऐसी क्रिया है बाबू जिसमें होता क्या है, यानी किसी भी उपजाऊ मिट्टी का, उपजाऊ भूमि का मरुभूमि में यानी अनुपजाऊ भूमि में बदल जाना या बदलने की प्रक्रिया ही मरुस्थलीकरण कहलाती है। कैसे होता है मरुस्थलीकरण, या तो खूब दबा करके उससे पशुओं का चारण करवा देंगे तो हो जाएगा, अगर एक ही फसल लगातार बोते रहेंगे खेत में तब भी आपकी मिट्टी जो होगी वो मरु हो जाएगी, मिट्टी एकदम से नष्ट हो जाएगी। फसलों को इसीलिए किसान लोग बदल बदल करके बोते हैं ताकि जो है उनकी मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरता बनी रहे। लेकिन जब उसी मिट्टी में एक ही ऐसी फसल बोते रहोगे तो फसल मिट्टी जो होगी नष्ट हो जाएगी। इसीलिए कभी भी आप जो है जीवन में वैरायटी लाने का प्रयास करें। अब वैरायटी, अब ऐसा नहीं कि भाई आप एक शादी हो रही है आप 10-10 शादी कर लो वैरायटी लाने के लिए, ना ना ना, ऐसी नहीं। उससे तो भाई देखिए वो चीजें तो व्यवस्थित है कि भाई एक शादी कीजिए उसी में खुश रहिए, लेकिन जो वैरायटी की बात मैंने करी, से भोजन आप बना रहे जो आपके हाथों में, जैसे भोजन बना रहे आप एक ही दिन दाल चावल रोटी से डेली या डेली आप वही खाएंगे तो आप उब जाएंगे उससे भोजन से। ऐसे में जरूरी किसी दिन बढ़िया पराठा बनवा लिए, किसी दिन बढ़िया रोटी खा ली, किसी दिन पूड़ी छन गई, किसी दिन पकौड़ी बन गई, किसी दिन जो है तहड़ीन बन गई, किसी दिन आप देखते हैं कि राजमा चावल बन गया, किसी दिन जो है आपका कुछ और दूसरा बनवा लिया, कहीं पर एक दिन बाहर खा लिए। इस तरीके से सिस्टम से चलेंगे तो आपका जीवन में रोचकता आएगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका जीवन जीने में, ठीक है, आपको मजा आएगा जीवन जीने में। तो ऐसे में जरूरी है कि हम जो है मरुस्थलीकरण जो होता है ऐसे ही हो जाता है, व्यक्ति का जीवन में निरस्ता आ जाएगी, एक ही खाना खाते रहेंगे।
ऐसे एक ही फसल जब लगातार बोते रहेंगे तो मिट्टी जो होगी वो मरुभूमि हो जाएगी, यानी मर जाएगी एकदम से। मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्षीण हो जाएगी, खत्म हो जाएगी एकदम से, उसपे कुछ उपजेगा नहीं। आप कितना भी डाई अमोनियम सल्फेट, यूरिया, मोनो, जिंक जितना होगा छिड़कते रहो, कुछ नहीं होने वाला उससे। ठीक है, मिट्टी की उर्वरक, जैसे क्या मरुस्थल कैसे बनते हैं, मरुस्थल इसी की वजह से बनते हैं। लगातार या तो भाई वहां पर जल भरा रहे, लगातार वहां पर पशु चारण होता रहे, लगातार सोयल का इरोजन होता रहे, मृदा अपरदन होता रहे। इससे क्या होता है, इससे लगातार एक ही फसल बोते रहो आप, तो मृदा जो होती है वो मरुस्थल में बदल जाती है, मरी हुई हो जाती है, मृदा मर जाती है, उसकी उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है। इसी को मरुस्थलीकरण कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो मरुस्थलीकरण बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन। डिजर्ट माने होता है मरुस्थल, फिकेशन माने क्रिया। ठीक है, यानी डिजर्ट में बदलने की क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। इसी मरुस्थल में क्या होता है, जब आंधी चलती है तो मृदा जो होती है वो उड़ना शुरू कर देती है। ठीक है, मृदा क्या होती है, उड़ जाती है, एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान पर जाकर के गिर जाती है। आपको समझने में, पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पिछले 6 से 7 मतलब 7 वर्षों से मैं आपको बीए के क्षेत्र में अध्यापन करवा रहा हूं, और काफी बच्चों के नंबर 80% नंबर बीए में, इससे पहले 60% से ऊपर इससे पहले नंबर नहीं गया था। जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है 2022 के बाद से, आप देख रहे हैं 2022, 2023, 24, 25, लगातार 2022 से 80% के ऊपर बच्चे नंबर ला रहे हैं। हम हमारे द्वारा पढ़े हुए बच्चे, कोर्स में ज्वाइन हुए बच्चों ने अब की बार बहुत आगे बहुत मेहनत करी है। उन लोगों ने एक प्रकार से जो क्वेश्चन मैंने बताया, जो पीडीएफ उनको ग्रुप में भेजी कि भाई ये पीडीएफ पढ़ लो आप, और ये पीडीएफ कल यही क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन वही आए, चाहे वो किसी विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हो। आप अगर सेकंड सेमेस्टर का पेपर देकर के अभी फिलहाल में आ रहे होंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, या अन्य यूनिवर्सिटी का पेपर देकर के आ रहे होंगे, राम मनोहर लोहिया का, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का, डीडीयू का, ठीक है, या फिर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का, या प्रोफेसर रज्जू भैया का, महात्मा, इसके अलावा आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का, महाराज सुहेल देव आजमगढ़ का, ठीक है, सीसीएसयू का, ठीक है, एमजेपीआरयू का, मासा कुंभरी का, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का, आपका छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय का, इन सभी के लिए मैंने बड़ी मेहनत करी आपके लिए, और सब क्वेश्चंस आपके फंसाए। तो ऐसे ही थर्ड सेमेस्टर के सारे क्वेश्चंस आएंगे, परेशान नहीं होना है। शुक्ला टिप्पणी पर अगर आपने विश्वास किया है तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने देंगे, सब कुछ फंसा देंगे। ठीक है, चले अब यही क्वेश्चन, यही आप वीडियो ही देख लो। आप देखते बहुत सारे लोग जो है एक एक टॉपिक को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से समझा देते हैं। इसी टॉपिक को आप देखो, एक सिलेबस डिस्कशन इस तरीके से किया जाता है, पूरा का पूरा जो सिस्टम पूरा समझा करके बता दो। एक ही वीडियो, आज वीडियो देख रहे हो, आज ही की वीडियो के माध्यम से आपका सारे चैप्टर में क्लियर कर दे रहा हूँ समझा करके। आपको पता चल जा रहा है कि भाई क्या क्या पढ़ना है हमको, कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, क्या है इसमें अगला टॉपिक आपका पर्यावरणीय प्रदूषण। प्रदूषण में पर्यावरण जो होता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ठीक है, आपका नॉइज पोल्यूशन यानी आवाज वाला प्रदूषण जो होता है, ध्वनि प्रदूषण जिसको कहते हैं। तो इन सभी प्रदूषण के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। ठीक है, वायु प्रदूषण जो होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषित करने वाली गैस कौन सी है, यानी सबसे ज्यादा जो वायु को प्रदूषित करती है गैस, वायु प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है, वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी सबसे ज्यादा, उस गैस का क्या नाम है बेटा, सीओ। सीओ को क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, मोनो माने एक ठू ऑक्सीजन का तत्व रहता है, एक ठू कार्बन का तत्व, उसी को कार्बन मोनोऑक्साइड। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, डाई क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ठू ऑक्सीजन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम होता है, ये वातावरण को सबसे ज्यादा गर्म करती है, वातावरण को प्रदूषित नहीं करती है। लोग गलत वे में लेते हैं कि वातावरण को प्रदूषित CO2 नहीं करती है। कार्बन डाइऑक्साइड से वातावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। इससे वातावरण क्या होता है, गर्म होता है। वातावरण गर्म होने को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। नीचे लिखा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि वैश्विक तापन, गर्म गर्म पूरा इलाका हो जाता है, यानी कि ये CO2 गर्मी पैदा करती है। ठीक है, और CO जो होती है ये वातावरण को प्रदूषित करती है, वायु को प्रदूषित करती है। ठंडी का महीना जब आएगा, और ठंडी का महीना आपका आ ही रहा है, जब आपका पेपर होगा तो ठंडी का महीना ही रहेगा। ठंडी के महीने में आप देखते हैं अलाव जला करके जो है लोग बैठते हैं, सेकते हैं हाथ वाथ, तो उसी समय आप देखते हैं क्या होता है, अलाव जब लोग जला करके सेकने लगते हैं, तो उसी दौरान आप देखते हैं जो धुआं निकलता है वो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे जो हल्की हवाएं होती हैं वो गर्म होती हैं, गर्म हवाएं हल्की होती हैं, इस वजह से ऊपर उठती हैं। कभी आपने धुआं देखा होगा, जब आप कौरा जलाते हैं, अलाव जलाते हैं, सेकते हैं, उससे जो धुआं निकलता है ऊपर क्यों भागता है, ऊपर इसलिए भागता है क्योंकि वह गर्म है, और गर्म है इसी वजह से वो हल्का है।
हल्का इस वजह से ऊपर भाग रहा है। उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें होती है। वैसे मिक्सचर होता है उसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा होता है। ठीक है, आपने कभी देखो कोहरा, कोहरा में क्या होता है? कोहरा में नमी होती है, कोहरा ठंडा होता है, इस वजह से वो नीचे आता है। या आप अभी भी ना ध्यान दिए हो तो आप देखते हैं आजकल जयमाल सिस्टम विवाह देखे हो, शादियों में जिनके पास पैसा रुपया होता है तो पता नहीं क्या उज्जर मतलब सफेद सफेद जो है बर्फ जैसा होता है, मुझे एग्जैक्ट नाम उसका नहीं ध्यान आ रहा है। आजकल बारात में क्या होता है, जयमाल के समय में एक बढ़िया बढ़िया एकदम जो है मटका टाइप का रख देते हैं किनारे किनारे, ठीक है ऐसे, और उसमें ला करके जो है वो डालते रहते हैं, एक जो बर्फ वाला होता है उसी वहीं से एक प्रकार से उसे पानी में डालते हैं। उससे क्या निकलता है, फिर जब पानी से के साथ क्रिया होती है उसकी तो सफेद सफेद धुआं निकलता है। वह धुआं चूंकि एक प्रकार से वायु से वजन में ज्यादा होता है। अब चूंकि जो वातावरण में वायु फैली है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन सभी से मिलकर के वायु जो मिश्रण है वायु का वो फैला हुआ है, तो उस वायु से वह जो टेस्ट मतलब कि वो जो सफेद कलर का जो प्रोडक्ट होता है बर्फ जैसा, उसको जल में जब डालते हैं जल से वो क्रिया करता है और वो जो प्रकार से ऑक्सीजन मतलब जो गैस निकलती है वो वायु से वजन में ज्यादा होती है। इस वजह से वह एक प्रकार से धरातल के क्षेत्रों में फैलती चली जाती है। वह एक प्रकार से ऊपर ना उठ करके वो नीचे की तरफ फैलना शुरू कर देती है। इससे क्या होता है, कम से कम एक एक बित्ता ऊपर तक क्या होता है, धुआं जो होता है एक एक दो दो बित्ता तक वो धुआं ऊपर ऊपर फैल जाता है। अब जब दूल्हा दुल्हन वहां से चलते हैं बेटा तो क्या होता है, जब कैमरा वाला बनाता है ऊपर से ड्रोन आ रहा होता है, इधर से 4 कैमरा वाला, मैडम जी इधर देखो, मैडम जी, सर जी इधर देखो, इसे दूल्हा दुल्हन को, सर इधर देखिए, मैम इधर देखिए। आजकल कैमरा मैनों वाले एकदम से हाई फाई बन करके चलते हैं, ऐसे बैठ के ऐसे फोटो खींचेंगे, ऐसे इधर से ऐसे खींचेंगे, लगता है कि भैया ये जो है अमेरिका से सीख करके आए हैं। अब चाहे एको दिन कैमरा मैनी सीखने नहीं गए लेकिन ऐसा फोटो खींचेंगे, सर और बोल देंगे टीवी में देख करके ना, साउथ वाले हीरो जो है वो सब ऐसा कैमरा वगैरह मैनी करके लोगों को बता दी कि भाई कैसे की जाती है। अब चाहे वो एको दिन सीखने नहीं गए, कैमरा का सी नहीं पता कि सी का मतलब क्या होता है, यम का मतलब क्या होता है, लेकिन कैमरा मैन ऐसे करेंगे, कुछ लोग उसमें फोन वाले आ जाएंगे, कैमरा मैन को हटो यार तुम, हम आ रहे हैं, फोन खींचेंगे। तो जो धुआं निकलता है बेटा, वो धुआं जो होता है वो वायु से वजन में ज्यादा होता है, इस वजह से धरातल पर फैल जाता है। लगता है कि भैया कि वो स्वर्ग में शादी हो रही है फलाने की, दुल्हा दुल्हन को एकदम से प्राउड फील करवाया जाता है। अब उसी थोड़े से समय के लिए बड़ा पैसा खर्च हो जाता है धुआं हुआ के लिए, ठीक है, लेकिन उसी में फैशन में दुनिया तबाह है। अगर ये सब ना करो तो लोग कहेंगे भाई कुछ करा ही नहीं, अगर कर दो तो बस केवल कहेंगे धुआं हुआ उनकी मुड़ा था वो, ठीक है, बाकी कुछ होता होता नहीं है। एक दिन के बाद सब वही नष्ट होता है। बाद में लोग पछताते हैं, जब इतना बहुत पैसा लोग शादी में जब खर्च कर देते हैं, बाद में बहुत पछताते हैं कि भैया शादी में जो है पैसा खर्च कर दिया, फिर कमाएंगे, चले मेहनत करेंगे। अच्छा कुछ लोग जो है जब नहीं खर्च कर पाते हैं तो दूसरे में देखते हैं तो सोचते हैं यार बताओ ये कई बार तो शादी हुई, खर्च नहीं कर पाए। दोनों में पछताना है, दोनों में पछताना है इसे, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। तो वातावरण को सबसे ज्यादा प्रदूषित करने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वातावरण को सबसे ज्यादा गर्म करती कौन सी गैस है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को सबसे ज्यादा गर्म करती है। इसी पर एक गैस और लिख लीजिएगा, CFC। ये तीनों गैसें इतनी इंपॉर्टेंट है जिसका कोई जवाब नहीं। CFC जो गैस होती है इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरो फ्लोरो क्लोरोफ्लोरो कार्बन। कहां से निकल थी भैया ये गैस? CFC गैस कहां से निकलती है? किसको पता है बता दो भाई, एक टाफी इनाम दूंगा मैं, एक टाफी दूंगा, 1 रुपए की 2 वाली बढ़िया टाफी आती है, उसको मैं आपको इनाम में रख रहा हूं। जो बच्चा बता देगा कि CFC गैस कहां से निकलती है उसको एक टाफी इनाम। अच्छा कोनो कह रहा है कि टाफी गुरुजी बड़ी सस्ती है, उसको दे दीजिए, क्या नाम है, चॉकलेट दे दीजिए, डेयरी मिल्क वाला, ठीक है, डेयरी मिल्क और किटकैट दोनों दे बेटेगा। जो बता देगा कमेंट करके बताओ, सभी लोग फटाफट से बातचीत ना करो। देखो भैया मैं ही बता दे रहा हूं, आप लोग बता दीजिएगा, मिलेंगे कभी तो चॉकलेट आप लोगों को खिला देंगे। CFC जो गैस होती बाबू, CFC गैस की बात की तो ये आप देखते हैं आपके घर में क्या है, फ्रिज है, एसी चलवाते हो, एसी है घर में, एसी से फ्रिज से कौन सी गैस निकलती है? रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ठीक है। फ्रिज को क्या कहते हैं? फ्रिज का पूरा नाम है रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर फ्रिज को कहते हैं, एसी को एयर कंडीशनर कहते हैं। इन दोनों से कौन सी गैस निकलती है? CFC गैस निकलती है। जो जिम्मेदार किसके लिए है? CFC गैस जो होती है ये एक परत होती है, O3 नाम की परत। O3 किसको कहते हैं? O3 कहते हैं ओजोन परत। ओजोन परत बेटा, ओजोन परत कहां पर है?
ओजोन परत कहां पर है? वायुमंडल के समताप मंडल में है। समताप मंडल, समताप मंडल में क्या है बाबू? समताप मंडल में ओजोन परत है। इसी ओजोन परत में, इसी ओजोन परत जो है वो क्या करती है? ओजोन परत, ओजोन परत जो एक लेयर है वो हमारी रक्षा करती है। किससे? सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं, वो जो आती है सूर्य से, वो एक प्रकार से अगर पहुंच जाए पृथ्वी तक, हम लोगों तक, सारी किरणें जो सूर्य से निकलती हैं, तो हमारे स्किन कैंसर होगा, तमाम प्रकार की चमड़े से संबंधित बीमारियां होंगी, विटामिन डी हमको सही से नहीं ले पाएंगे। आजकल जो घमौनी करते हो ठंडी में बैठ करके बढ़िया छत पे बढ़िया कड़वा तेल लगा करके, वो नहीं कर पाओगे अगर यही ओजोन लेयर खत्म हो जाए तो। ओजोन लेयर ही क्या करती है? जो बेकार किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनको अपने आप में अवशोषित कर लेती हैं, और अवशोषित करने के बाद में जो अच्छी किरणें होती हैं वो आपके समक्ष बाहर निकालती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में समझो, जैसे सिलेबस, जैसे आप जियोग्राफी आपको पढ़ना है, अब मैंने पता नहीं कितनी किताबें पढ़ी होंगी, और तमाम किताबें पढ़ने के बाद में फिर मैं आपके समक्ष आया हूं, यानी कि मैंने सब अच्छा भी पढ़ा, बेकार भी पढ़ा। जो अच्छा है वो आप तक मैं पहुंचाऊंगा, जो बेकार है उसको हटा दूंगा। यानी मैं एक ओजोन परत हूं, और पीछे से आने वाली जो ज्ञान है आपका, ये एक प्रकार से उस सूर्य की सारी किरणें हैं, लेकिन वह एक प्रकार से मैं वही किरणों को अपने सारे ज्ञान को मैंने माइंड में क्या कर लिया, सारे ज्ञान को अपने माइंड में मैंने छपा रख लिया है, ये ओजोन में आकर के इकट्ठा हो गई। अब इसी ज्ञान को मैं क्या कर रहा हूं, आप तक पहुंचा रहा हूं अपने वाणी के माध्यम से। तो मैं केवल अच्छी अच्छी ज्ञान आपको बताऊंगा ना, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, हमारे कोर्स से आप जुड़े हैं, मैं आपको अच्छा ज्ञान दूंगा। तो जो अच्छा ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं बाबू, वो अच्छा ज्ञान मैं दूंगा तब तक जब तक मैं रहूंगा, या जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मुझे मोटिवेशन देते रहेंगे, तब तक हम आपके लिए काम करते रहेंगे। अब आप चलो हमारी बुराई करना शुरू कर दो, हम ही को हमारी टांग खींचना शुरू कर दो कि गुरुजी ये, गुरुजी वो, तमाम चीजें, तो गुरुजी सोचे कि भैया चलो ठीक है, अब तू ही सब विद्वान हो, अपने सब बन जाओ, तो का हुए एग्जाम में फेल हो जाओ। ऐसे होता है सिस्टम इसका। यानी कि अगर हम बड़ा दिमाग लगाते हैं, रेफ्रिजरेटर, क्लोरोफ्लोरो, एसी फ्रिज चलाएं, क्या होता है इससे? ओजोन परत की जो परत है उसमें छेद हो गया, अंटार्कटिका महाद्वीप जो है उसके ऊपर छेद हो गया है, वहां से किरणें आती, तो वहां पर इसीलिए मनुष्य नहीं रहता अभी है, क्योंकि अगर मनुष्य रहता तो उसको स्किन कैंसर वगैरह होता, चर्म कैंसर की बीमारियां होती। तो आज हमारी ओजोन लेयर मदद कर रहा है, तो ये हमको जरूरी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कम उपयोग हो, ठीक है। इससे क्या होता है, समतापमंडल में ओजोन परत खत्म हो रही है, ये ओजोन परत जो होता है पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है, और हमको बचाती तमाम प्रकार के रोगों से। तो चीजें मैंने आपको समझा दी। तो पर्यावरणीय प्रदूषण बेसिकली यही होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया पूरा, ठीक है। अगला टॉपिक आपका है प्रकरण अध्ययन। प्रकरण क्या होता है? जैसे कि केस स्टडीज। केस स्टडी मतलब क्या होता है? किसी मुद्दों पर अच्छे तरीके से अध्ययन करना। जैसे कि गंगा कार्य योजना, गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान एक योजना है जिसके बारे में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। गंगा के कार्य को सफाई करने के लिए गंगा एक्शन प्लान किया गया था, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान की अगर बात, गंगा की साफ सफाई के लिए आया था भारत सरकार के द्वारा, एक महत्वपूर्ण योजना है गंगा को स्वच्छ और प्रदूषण से मुक्त बनाने के लिए, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान की अगर बात की है 14 जनवरी को आया था। कब आया था बेटा? 14 जनवरी को आया था। 1900 कब आया था? 86 में आया था, 1986 में। 1986 में ही आप देखते हैं पर्यावरणीय जो है संरक्षण का अधिनियम आया था, उसी दौरान ये भी आया था। भारत के प्रधानमंत्री उस समय थे राजीव गांधी जी, उन्हीं के नेतृत्व में आया था, उन्होंने लॉन्च किया था इसको, ठीक है। लक्ष्य रखा गया था गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त बनाना है, गंगा नदी के जल को स्वच्छ रखना है, ठीक है। जो गंगा नदी में जो पानी था, पहले कहते गंगा नदी का पानी बोतल में भर के लाओ तो कभी खराब नहीं होता, ठीक है, लेकिन अब गंगा नदी का पानी भी खराब हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, गंगा नदी में एक जीव पाए जाते थे, प्लैंकटन नाम के जीव, सॉरी एक जीव, कुछ जीव होते थे। वो जीव क्या होते थे? वो एक प्रकार से जो गंगा नदी के बैक्टीरिया वगैरह होते थे उनको खा लेते थे। अब क्या हो रहा है, वही जीव ही नष्ट हो गए। ऐसे में क्या हो रहा है, जो गंगा नदी का पानी है वो स्वच्छ नहीं रह पाता, क्योंकि जब जो गंगा नदी के जल को स्वच्छ करने वाले जीव थे वो खत्म हो चुके हैं, तो बैक्टीरिया बढ़ चुके हैं, जिससे गंगा नदी का जल भी खराब होना शुरू हो चुका है, ठीक है। आप कानपुर में देखें, शुक्लागंज के आसपास गंगा नदी का जल बहुत प्रदूषित है, तो उसको मुक्त बनाने के लिए, ठीक है, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कहते हैं इसी को, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, वही संचालन कर रहा कार्यक्रम का। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। गंगा नदी में जो सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट यानी मलबा जो था, उद्योगों का मलबा सब छोड़ दिया था, उन्नाव वगैरह के आसपास का मलबा सब साफ कर दिया गया, अब उसको नहीं छोड़ सकते हैं, उसके गंगा नदी के इलाकों में
कम से कम 5 किलोमीटर के दायरे में आप कोई काम नहीं कर सकते, इंडस्ट्री वाला बड़ा, ठीक है। तमाम सारी चीजें करी गई हैं। इसका पहला चरण था 1986 से 2020 तक, दूसरा फेज आया 1993 से 2010 तक, ठीक है। इसके बाद में तमाम सारी चीजें और आती रही और ये तमाम चीजें होती रही, ठीक है। नमामि गंगे योजना 2014 में मोदी जी के आने के बाद में फिर इसी को शुरू किया गया, नमामि गंगे योजना, ठीक है। नमामि गंगे इस समय काम कर रही है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से ये योजना हो गई आपकी, इसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा अगला है आपका बाघ परियोजना। बाघ परियोजना क्या है बेटा? बाघ परियोजना की अगर बात की तो बाघ परियोजना जो है, क्योंकि भारत में बाघ जो है उनकी संख्या लगातार कम हो रही है, बाघों की संख्या कम होती देख करके सरकार ने बाघों को संरक्षित करने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए योजना बनाई, उसी को बाघ परियोजना कहा जाता है, टाइगर प्रोजेक्ट कहते हैं इसको, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। इसको शुरू कब किया गया था बेटा? बाघ परियोजना को शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था? 1 अप्रैल को शुरू किया गया था 1973 में, ठीक है। 1 अप्रैल को शुरू किया गया था, कब? 1973 में। ये बात आप नोट डाउन कर सकते हैं, परीक्षा में प्रश्न ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता रहता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। इसको भी शुरू किसने किया था? इंदिरा गांधी जी ने शुरू किया था, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। भारत में बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए, बाघों के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र का जो संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए परियोजना शुरू की गई थी और बाघ का शिकार और तस्करी करने पर रोक लगाई गई, ठीक है। तमाम सारी चीजें करी गई। अगला आपका क्या है बेटा? इसमें आप देखिए 1973 में शुरू किया गया था, 9 टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, 9 टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। आज भारत में 2025 तक लगभग 53 टाइगर रिजर्व जो है घोषित हो चुके हैं, ठीक है। जैसे इसमें सबसे फेमस जो है वो कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में, सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में, बांधवगढ़ टाइगर जो है रिजर्व है मध्य प्रदेश में, काजीरंगा टाइगर जो यानी बाघ परियोजना जो है मतलब की जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है वो असम में है, काजीरंगा। इसके अलावा पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में है, ठीक है। 2006 में बाघों की संख्या कितनी थी? 2006 में बाघों की संख्या 1411 थी, ठीक है। कितनी थी? 2014 में अगर देखेंगे बेटा, देखें समझें, 2006 में बाघों की जो संख्या थी कितनी थी? 2006 में 1411 बाघ थे कुल मिलाकर के। लेकिन ये संख्या जो है 2018 में कितनी हो जाती है? 2018 में जब इसको फिर से गिना गया बाघों को, तो ये संख्या कितनी बढ़ी? 2967 बाघ इसमें से आ गए, ठीक है, क्योंकि ये संरक्षित किया गया था 1973 से। फिर इसके बाद 2022 में फिर से जो है मतलब की बाघ की संख्या को गिना गया, तो इसमें इस समय बाघ कितने हैं? 3167 बाघ की संख्या है भारत में, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। विश्व में सबसे ज्यादा बाघ कहां पर है? भारत में ही है। अवैध शिकार और तस्करी अभी भी मतलब की चुनौती है। जंगलों में अतिक्रमण और विकास के कार्यों का दबाव जो भी लगातार बढ़ता रहता है, ठीक है। 1973 में 53 रिजर्व थे, आजकल जो है रिजर्वों की संख्या बढ़ गई है, ठीक है। 53 रिजर्व 2025 तक जो है, पहले 9 रिजर्व थे, 1973 में 9 टाइगर रिजर्व थे। आप कितने हो चुके? 53 जो है टाइगर रिजर्व घोषित कर दिए गए हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है आपका टेहरी बांध परियोजना। टेहरी बांध परियोजना के बारे में बताएं, कमेंट करके बताएं आप सभी लोग। टेहरी बांध परियोजना, टेहरी एक बांध बनाया गया है नदी पर। नदी पर जब बांध बनता है तो उससे बहुत नुकसान भी होता है, बहुत फायदा भी होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। टेहरी बांध जो है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला पड़ता है, वहीं पर है, इसी वजह से इसको टिहरी बांध के नाम से जानते हैं, टिहरी डैम कहते हैं, क्योंकि ये टिहरी गढ़वाल जिले में पड़ता है। भागीरथी और भीलांगना नदी पर, भागीरथी भागीरथी ठीक है, और भीलांगना नदी के संगम पर, ठीक है। भीलांगना भीलांगना ये गंगा नदी से, इन्हीं दोनों की नदियों से मिलने से बनती है, इन दोनों के एकदम संगम पर स्थित है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसकी शुरुआत जो हुई थी, टेहरी बांध बनने की शुरुआत 1978 में शुरू हुई थी। इसका निर्माण कार्य कब पूरा हुआ बेटा? इसका निर्माण कार्य कब पूरा हुआ? 1978 में शुरू हुआ और 2006 में आकर के इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था, क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारे आंदोलन इसको रोकने के लिए चलाए गए थे। बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। विद्युत उत्पादन के लिए बनाई गई, बिजली उत्पादन के लिए, सिंचाई के लिए, पीने के पानी की आपूर्ति के लिए और बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए ये एक प्रकार से टेहरी बांध योजना कार्यरत है। बहुउद्देशीय योजना इसीलिए कहते हैं इसको, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऊंचाई इसकी 260 मीटर ऊंची है, भारत का सबसे ऊंचा बांध भी आप मान सकते हैं कहीं ना कहीं पे। विद्युत क्षमता इसकी 1000 मेगावाट है फेज 1 में। इसमें 4000 मिलियन घन मीटर पानी इकट्ठा हो सकता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। तमाम सारी चीजें जो है इसमें की गई, क्लियर। इससे तमाम प्रकार के खतरे भी उत्पन्न हुए, इस वजह से इसके खिलाफ तमाम प्रकार के आंदोलन भी चलते रहे इसको रोकने के लिए। अगला जो टॉपिक है आपका नमामि गंगे, सॉरी नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में बताएं। नर्मदा घाटी परियोजना
ये भी एक केस स्टडी मेथड है प्रकरण अध्ययन में। इन सभी चीजों के बारे में अलग से हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नर्मदा घाटी परियोजना जो है भारत की नर्मदा नदी पर स्थित है। नदी जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों से होकर के बहती है ये, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसकी शुरुआत जो है 1978 में औपचारिक कार्य शुरू हुआ, ठीक है। 1946 में इसका जन्म हुआ था। बेसिकली विचार होगा कि भाई इस पर कुछ काम किया जाए। इस पर मुख्य बांध जो बना हुआ नर्मदा घाटी परियोजना में सरदार सरोवर बांध जो बना हुआ बेटा, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध जो बना हुआ है किस नदी पर है? नर्मदा घाटी नदी पर ही बना हुआ है, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। क्लियर? इसमें नर्मदा नदी से जल सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, जल आपूर्ति के लिए ये सब बनाए जाते हैं बेसिकली जो बांध वगैरह होते हैं। 30 बड़े, 135 मध्यम और 3000 छोटे बांध जो है कुल मिलाकर के इसके अंतर्गत नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाए गए हैं, ठीक है। प्रमुख बांध जो है सरदार सरोवर बांध है, गुजरात नदी मतलब गुजरात राज्य में जो है बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 138 मीटर के आसपास है। विद्युत क्षमता 1450 मेगावाट है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है बेसिकली इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ। मेधा पाटेकर और अन्य लोगों ने इसका नर्मदा घाटी परियोजना का विरोध किया। मेधा पाटेकर ने बहुत विरोध किया है इसका, ठीक है, क्योंकि पर्यावरण से इसको हानि होती थी। लाखों लोगों का पुनर्वास हुआ इस परियोजना की वजह से, लाखों लोग अपने स्थान से बाहर भाग गए। मतलब कि पर्यावरणीय नुकसान हो, जंगल और वन्य जीव का पर असर पड़ा इसका, आदिवासी क्षेत्रों का विस्थापन हुआ, ठीक है, पर्यावरणीय खतरे बढ़े इससे, तमाम सारी चीजें हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नर्मदा मतलब सरदार सरोवर जो नदी है मतलब जो है बांध बनाया गया, ये भी सबसे बड़ा बांध इस परियोजना का है। इसमें कई नदियों पर बांध बनाया गया। मतलब नर्मदा घाट नदी जो है उस पर कई जगहों पर बांध बनाया गया। ये पूरा का पूरा जो है बेसिकली सरदार सरोवर जो गुजरात में बांध बना है, यह ज्यादा फेमस बांध यही है। तो इस तरीके से मैंने इसके बारे में बता दिया। पूरा तो आपका यही पूरा चैप्टर में खत्म होगा 11 वाला, ठीक है। इस तरीके से आप समझ रहे हैं, तो मजा आ रहा है ना पढ़ने में? मजा आ रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी मतलब 12वां नंबर चैप्टर आपको क्या पढ़ना है? जलवायु परिवर्तन क्या है? देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट बेटा क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? देखिए ग्रीन हाउस मतलब होता है हरा हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव का मतलब जानते हैं क्या होता है? हरित गृह प्रभाव जैसे एक अमेरिका वगैरह में क्या है, या जो ऐसे इलाके हैं जहां पर ठंडी खूब ज्यादा पड़ती है, वहां पर क्या होता है गर्मी की फसलें नहीं उगती हैं, ठीक है, उनको मन है गर्मी की फसलें उगाने के लिए। तो ऐसे में क्या करते हैं वो, सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है उनको रोकने के लिए घर बनाते हैं। उस घर में ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि जो सूर्य की आपतित किरणें हैं, जो आने वाली किरणें हैं, वो किरणें आ तो जाती हैं, सूर्य की उष्मा जो है आ तो जाती है उस गृह में, उस घर में, लेकिन वह घर में किरणें आती हैं, गर्मी उष्मा आती है, लेकिन वह उष्मा बाहर नहीं जा पाती है, उष्मा को रोक लेता है वो, और वह वातावरण जो है गर्म हो जाता है। जैसे कि हम एसी चला करके 47 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस बाहर तापमान रहता है, हम अपने कमरे में एसी चलाते हैं 16 डिग्री सेल्सियस पर या 24 पर चला लेते हैं, हमको बढ़िया ठंडक माहौल मिल जाता है अपने अंदर, ये ठंडा पूरा वातावरण हमारा हो जाता है। ऐसे ही एक घर होता है, बनाया जाता है खेती करने के लिए ठंडे इलाकों में, ठंडे प्रदेशों में, जहां पर गर्मी की खेती करने के लिए ऐसे घर प्राय बनाए जाते हैं, जहां पर सूर्य की जो उष्मा होती है, जो किरणें होती है, उनकी जो उष्मा होती है, एनर्जी होती है, उसको खींच ले आता है गर्मी को, वह गर्मी उसी में रुक जाती है और एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है जो कि गर्म हो जाता है। उसी को हरित गृह कहते हैं, हरित गृह प्रभाव। इसी वजह से, उसी के हिसाब से, उसी के जैसा प्रभाव आजकल पूरे विश्व का हो रहा है, हरित गृह जैसा, ठीक है। इसी वजह से हरित गृह प्रभाव इसको कहते हैं। इसके पीछे बड़ा लॉजिक मैंने आपको बता दिया, पूरा समझा दिया। अब इसमें होता क्या है बेटा? इसमें होता है कि पूरा आज उसी घर के तौर पर, उसी गृह के टाइप का पूरा जो है विश्व बन चुका है। पूरा संसार जो है आज उस तपती हुई गर्मी को झेल रहा है। आज पूरा विश्व गर्म हो चुका है। आप देखते हैं ग्लेशियर, जो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, वो सब पिघल रहे हैं। उन सभी से अब जब बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा? नदियों का जल स्तर बढ़ेगा। अब जब यही एक प्रकार से बेटा, जब यही ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं, कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो कि तो हरित गृह प्रभाव क्या बेटा? हरित गृह प्रभाव यही होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी गैसें आती हैं? तमाम प्रकार के ठंडे इलाकों में, जैसे कि आप देखते हैं कनाडा, अमेरिका, यूरोप जैसे बहुत ठंड होती है, वहां पर गर्म फसलें से कि टमाटर, कैप्सिकम, तमाम प्रकार के फूल वगैरह उगाने के लिए ऐसे किया जाता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
इसमें आप देखते हैं जो गैसें इंपॉर्टेंट है वो गैसें कौन कौन सी, ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें शामिल है, जैसे कि आप लिख दीजिएगा। वातावरण को सबसे ज्यादा गर्म कौन सी गैसें करती है, CO2 करती है, इसके अलावा मीथेन करती है, मीथेन गैस करती है CH4, ठीक है, मीथेन गैस जो उसमें पाई जाती है गेहूं के खेतों वगैरह में, इसके अलावा मतलब कि धान के खेतों में, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है N2O, ठीक है, इसके अलावा आपका अगली गैस होती है जलवाष्प। जलवाष्प क्या होता है बेटा, जैसे कि हम लोग कुकर से खाना बनाते हैं, कुकर पर उससे जो गैसें निकलती है, सीटी से गैस निकलती है, वो यही जलवाष्प होती है, ठीक है। ये चार गैसें जो होती हैं, मीना का जलवा कैसे ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। आप देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट गैस है ग्रीन हाउस गैसेस के लिए, वातावरण को गर्म करने के लिए, कौन सी, CO2। ग्रीन हाउस गैस या इफेक्ट से ही ग्लोबल वार्मिंग होता है, यानी वातावरण गर्म हो जाता है, वैश्विक तापन कहते हैं इसी को, ग्लोबल वार्मिंग को वैश्विक तापन कहते हैं, ठीक है। वातावरण एकदम से गर्म हो जाता है, बर्फ पिघलने शुरू हो जाते हैं, नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाता है, समुद्र में जो द्वीप वगैरह हैं वो सब डूब जाते हैं, आसपास के इलाकों में पानी भर जाता है, तमाम खतरा इससे होता है। ये चार गैसें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए। 64% जो है गैस CO2 पाई जाती है ग्रीन हाउस गैसें में, 64% गैस का इसका योगदान होता है। मीथेन जो होती है 17% होती है, इसके अलावा N2 जो होती है, नाइट्रस ऑक्साइड 6% के आसपास, और जलवाष्प की मात्रा जो होती है ये प्राकृतिक रूप से मौजूद होती है, इसका परसेंटेज नहीं है, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको इस एक अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। तो ग्रीन हाउस गैसेस ये है, इसी जब वातावरण गर्म हो जाता तो उसी को ग्रीन हाउस मतलब इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से पूरा आपका क्लियर हो गया। ऐसे अगला देखेंगे ग्लोबल जलवायु निर्धारण, ग्लोबल क्लाइमेट असेसमेंट, इसको आप बोलते हैं IPCC। IPCC क्या होती है बेटा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ग्लोबल जलवायु निर्धारण IPCC क्या होता है। ग्लोबल जलवायु निर्धारण जो होता है, वैश्विक जलवायु निर्धारण जो होता है, यह पूरी दुनिया की जलवायु को समझने और उसका अध्ययन करने या जानने की प्रक्रिया के रूप में शामिल होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। IPCC का फुल फॉर्म क्या होता है, इन्वायरमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इन्वायरमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है, वातावरण कैसे गर्म हो रहा है। बेसिकली इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वातावरण गर्म होता है, तो उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, वैश्विक तापन कहते हैं। जब वैश्विक तापन की वजह से पूरा वातावरण गर्म हो जाता है तो ऐसे में क्या होता है, ग्लेशियर पिघलते हैं, तो जलवायु परिवर्तन उसी समय हो जाता है। तो यही एक प्रकार जलवायु परिवर्तन का सबसे मुख्य कारण वही होता है, जिसके बारे में पूरा हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। IPCC की स्थापना कब हुई थी बेटा, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखेंगे। संस्थापक जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा स्थापना करी गई थी, ठीक है। WMO यानी कि विश्व मौसम संगठन के द्वारा स्थापना करी गई थी, और संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों के द्वारा मिलकर के, ठीक है। मुख्य इसका जो है मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। लगभग 195 देश इसमें शामिल हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से तमाम सारी IPCC जो है हर कुछ वर्षों में अपना एक असेसमेंट रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है, असेसमेंट रिपोर्ट जारी करता है। जैसे आप देखते हैं इसका पहला आकलन जो था वो था 1990 में, दूसरा आकलन 1995 में आया, तीसरा 2001 में आया, चौथा आकलन 2007 में आया, पांचवा 2014 में, छठवां 2021-22 में आया। इस तरीके से ये आता रहता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ये AR जो 6 आया है, यानी कि छठवा जो आया है, वो कहता है कि भाई 2021 मतलब 2100 तक का जो होगा वातावरण का जो तापमान होगा, 1.5 डिग्री से लेकर के 2 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान। यानी जैसे मान लेते हैं आज 46 डिग्री सेल्सियस है, तो वो विश्व का तापमान जो होगा वो या तो 1.5 डिग्री बढ़ जाएगा। जैसे जहां अगर कहां पर आज 46 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो 2100 ईस्वी में जो हो जाएगा वो कब क्या हो जाएगा, ये 46 से लेकर के क्या बढ़ सकता है, 48 हो सकता है, ठीक है, या फिर ये 47.5 डिग्री सेल्सियस तापमान हो सकता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये रिपोर्ट में बताया गया है, ठीक है। ये एक प्रकार से पूरी जानकारी देता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। ये IPCC आपका हो गया। आगे देखते हैं अगला जो आपका 14 नंबर चैप्टर, उसमें क्या पढ़ना है बेटा, जलवायु परिवर्तन के बारे में पढ़ना है, प्रभाव और राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन का, ठीक है। जलवायु परिवर्तन यानी जलवायु परिवर्तन कैसे होता है, अब इन्हीं चीजों से होता है। जैसे वातावरण गर्म हो गया तो वही जलवायु परिवर्तन हो गया, ठीक है। इससे क्या होता है, तमाम सारी चीजें परिवर्तन होता रहता है, तापमान बढ़ेगा घटेगा, या कुछ भी चीजें हो सकती है, वायु की गुणवत्ता बढ़ेगी घटेगी, पर्यावरण प्रदूषण वगैरह सब कुछ इसमें आपका आ जाता है, ठीक है। आगे चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला आपका टॉपिक आ चुका है, अगला आपका है भाई 15 नंबर, आपदाएं। आपदाएं क्या होती, आपदा, आपदा यानी कि जब बिना बताए कोई चीज आ जाए, खतरा, ठीक है। ये मानव निर्मित प्राकृतिक आपदा, दोनों प्रकार की आपदाएं हो सकती है। मानव निर्मित आपदा जैसे कि बिल्डिंग ढह जाए, कहीं पर कोई जो है आपका, जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उस टाइप की घटना तो मानव निर्मित, ट्रेन पलट जाए,
या जैसे आप देखते हैं अभी वो क्रैश हो गया, विमान क्रैश हो गया, सब मानव जनित आपदाएं होती हैं। खतरा, जोखिम और जो भेदता, आपदाओं के प्रकार और प्रबंधन। आपदाओं का प्रकार मानव निर्मित आपदा और एक प्रकार से प्राकृतिक आपदा। आपदाओं के प्रकार ये हो गया। प्रबंधन, आपदाओं को कैसे मैनेज करना चाहिए, आपदाओं को लेकर के, ऐसे आपदाओं आने से पहले, आपदा आने से पहले सूचना मिल जाए, आपदा अगर आ गई है उसके बाद में उसके बचाव के लिए पूरी व्यवस्था की जाए, ताकि जान माल का खतरा कम हो। यही सब चीजें जो है इसमें हमको समझनी होती है। ये सब चीजें मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूँ। चैप्टर वाइज क्लासेस डिस्कस होती रहेंगी, उसमें मैं आपको विस्तार से सभी चीजों के बारे में अवगत करवाऊंगा। कहीं पर आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा। 16वां चैप्टर आपका आपदाओं के प्रकार, जैसे कि आपदा, जैसे बाढ़ क्या है। बाढ़ यानी कि जब पानी बहुत ज्यादा इलाकों में फैल जाए। बाढ़ कैसे आता है, जैसे ग्लेशियर पिघलेगा, वातावरण खूब गर्म हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, वातावरण गर्म हुआ। अब पहाड़ जहां से नदियां निकलती है, जैसे मान लेते हैं पहाड़ है, अब देखिए हिमालय का पहाड़ है, हिमालय पर गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ पर है। ग्लेशियर मतलब समझते बर्फ के पहाड़, जैसे पहाड़ है, पहाड़ों पर ऊपर क्या है, बर्फ जमी हुई है, यहाँ पर खूब बर्फ जमी हुई, ठीक है। ये बर्फ जमी हुई, पूरा का पूरा बर्फ जमी हुई है इस पर, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर जब बर्फ जमी हुई है बेटा, यहीं से ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर, यहीं से गंगा नदी निकलती है। ये ग्लेशियर पिघलता है, नदी बहती रहती है, इसीलिए गंगा उंगा नदी क्या है, सदा नीरा नदियां, हमेशा जल इसमें बहता रहता है, हमेशा पानी बहता रहता है, ठीक है। तो ऐसे में यमुनोत्री ग्लेशियर, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। तो ऐसे में क्या होता है, ग्लेशियर जो होते हैं, गर्मी खूब पड़ती है तो ये ग्लेशियर ज्यादा पिघलेंगे। गर्मी जितने पड़ेगी, बर्फ पिघलता नहीं है, तो गर्मी पड़ने से बर्फ पिघलेगा, बर्फ पिघलेगा तो गंगा यमुना में पानी खूब ज्यादा बहेगा। और यहीं से एक ग्लेशियर और आपका है, चोमायुंगडुंग ग्लेशियर, यहाँ से जो है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, यहाँ से आकर के फिर मिल जाती है इकट्ठा, पश्चिम बंगाल में आकर के सुंदरबन का डेल्टा निर्माण करते हैं। ऐसे ही दुनिया के तमाम प्रकार के देशों में पर्वतों से निकलने वाली नदियां हैं, ग्लेशियर से निकलने वाली। तो ग्लेशियर जब गर्मी पड़ेगा पिघलेगा, अब पिघलेगा भैया तो खूब नदी में पानी बहेगा। जब नदी में खूब पानी बहेगा तो डैम यानी जो बांध बना होगा नदियों पर, वहां पर पानी जो होगा वो लिमिट से ऊपर जाने लगेगा। अब बांध क्या होंगे, खोल दिए जाएंगे, सब झर्रा बम 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 पानी बहता हुआ जाएगा। जितने रास्ते पेड़ पौधे होंगे, झुग्गी झोपड़ियां होंगी, मनुष्य के घर वर होंगे, सब नष्ट होते चले जाएंगे, ठीक है। तो बाढ़ ये आपदा होती है। या खूब पानी बरस गया दबा करके, खूब बारिश हो गई, अति वर्षा हो गई, तो बाढ़ आ जाएगी। सूखा कब पड़ता है, जब पनिये नहीं बरसता है तो सूखा पड़ जाता है। चक्रवात, चक्रवात कब उठता है, ये चक्रवात उठता है बेटा वायु जब घूमने शुरू हो जाती है, ठीक है। ये वायु, निम्न वायु दाब और उच्च वायु दाब का तालमेल से एक प्रकार से हवाएं घूमने लगती हैं, उसी को चक्रवात कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चक्रवात किसे कहते हैं, तो चक्रवात जो होता है ये निम्न वायु दाब और उच्च वायु दाब का क्षेत्र होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। साइक्लोन इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। ये एक प्रकार से एयर प्रेशर के द्वारा एक प्रकार से होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इससे कम वायु दाब के केंद्र के चारों ओर हवा तेज गति से चक्कर लगाती है, उसे चक्रवात कहते हैं। और जब उच्च वायु दाब के केंद्र के चारों ओर हवाएं चक्कर लगाती है तो उसको एंटी साइक्लोन कहते हैं। पहले क्या होता है, जब समुद्र की सतह का तापमान बहुत बढ़ जाता है 26 डिग्री सेल्सियस से अधिक, तब क्या होता है, गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं। क्योंकि गर्म हवाएं जो होती है समुद्र में, तापमान बढ़ा 26 डिग्री से, तो गर्म हवाएं क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं। हवाएं जब ऊपर उठ गई बेटा, क्या होता है इससे, हवाएं ऊपर उठी, उसके स्थान पर आसपास की ठंडी हवा आती है, जहां से वो उठी है नीचे से वहां ठंडी हवा आ जाती है। यह प्रक्रिया तेज गति से चलने लगती है, तो कुछ हवाएं ऊपर उठती हैं, ऊपर संघनित होती हैं, बारिश के रूप में बरस जाती हैं। और जहां से हवाएं उठती तो वहां ठंडी हवाएं फिर नीचे आ जाती हैं। गर्म हवा ऊपर उठी, ठंडी हवा आ गई, गर्म हवा ऊपर उठी, ठंडी हवा आ गई, फिर ये जो है संघनन हुआ, फिर ये हवा नीचे आई, फिर इस तरीके से यहाँ पर ठंडी हवा आ गई, फिर गर्म हवा ऊपर उठी, फिर ठंडी हवा, इस तरीके से साइक्लोन इस तरीके से चलता रहता है। तो ये इस तरीके से हवाएं घूमने लगती हैं। और इस तरीके से क्या, तो पृथ्वी के घूमने की वजह से हवाएं गोलाकार गति से घूमने लगती हैं। इस तरह कम दबाव का एक विशाल घूमता हुआ तंत्र बन जाता है, इसी को चक्रवात कहते हैं, ठीक है। तो चक्रवात कई प्रकार के होते हैं, ये बात शीतोष्ण चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये सब आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चक्रवात की गति 120 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इससे नुकसान क्या होता है, भारी वर्षा और बाढ़ जाती है, फसलें नुकसान हो जाता है, समुद्री लहरें का तूफान उठ जाता है, जीवन की हानि होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, तमाम सारी चीजें इसमें मिलती रहती हैं। ये सब चक्रवात होता है, इसका ठीक विपरीत होता है वो जो है एंटी साइक्लोन। चक्रवात में भीषण बारिश होती है, हवाएं घूम घूम कर चलती हैं। जो एंटी साइक्लोन होता है यानी कि प्रति चक्रवात होता है, उसमें कुछ नहीं होता, मौसम साफ होता है, धूप निकली रहती है। भूकंप, भूकंप क्या है, भूकंप जो होता है जब एक प्रकार से झटका लगता है उसमें पृथ्वी में, उसी को भूकंप कहते हैं। जब दबाव पड़ता है पृथ्वी पर किसी चीज का, जैसे चाहे वो बांध के जल का दबाव हो या पहाड़ी इलाकों का दबाव हो, उनको कभी कभी पृथ्वी पर क्या होता है, वही दबाव होता है, फिर प्लेटें आपस में टकराती हैं,
क्योंकि जो पर्वतीय इलाके हैं वहां पर अभी भी आज प्लेटें टकराती तो उससे भूकंप उत्पन्न होता है, ज्वालामुखी फटता है तो उससे भूकंप उत्पन्न होता है, भूकंप हो गया, सुनामी हो गई। जब आप देखिए समुद्र में भूकंप आता है, समुद्र में ज्वालामुखी फटती है तो वही सुनामी के रूप में लहरें ऊपर निकलती हैं और वह लहरें जो है बम 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 ऊपर उठती हुई और पूरा साफ कर देती है एरिया, सुनामी हो गई। ऐसे भूस्खलन हो गया, भूस्खलन को क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड। जैसे आजकल आप देखिए जम्मू कश्मीर में आप जाएंगे, वैष्णो माता कभी गए हैं, वैष्णो देवी जाइए तो वहां पर आप देखते हैं वहां पर लिखा चेतावनी, यहाँ पर बैठना सख्त मना है, यहाँ पर बैठे ना, चलते रहे, बैठे ना, क्योंकि कभी भी पत्थर गिर सकता है, कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है, भूस्खलन हो सकता है। यानी जो पत्थर उसके ऊपर जो है लोहे के बड़े बड़े तार बांधे गए हैं रोकने के लिए। मां वैष्णो देवी में जब आप जाते हैं तो वहां पर आपको मिलता है तमाम सारी चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से रासायनिक और नाभिकीय आपदाएं भी आपको वहां पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। रासायनिक और नाभिकीय आपदाएं क्या है, वहां पर वैष्णो माता में नहीं देखने को मिलती है, भूस्खलन आपको वहां पर देखने को। कुछ रासायनिक और नाभिकीय आपदाएं भी आ जाती है, जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी वगैरह मैंने आपको समझा दिया था। तो केमिकल एंड न्यूक्लियर डिजास्टर्स। तो इस तरीके से आपके 16-17 चैप्टर हैं जिनको मैं आपको समझा दूंगा, परेशान नहीं होने की जरूरत है। आपका पूरा डिटेल में आपका सिलेबस होगा, 8 इकाइयों का सिलेबस ये 16 चैप्टर्स के माध्यम से आपका कंप्लीट हो जाएगा। यही आपको पढ़ना है, इससे बाहर कुछ आपको नहीं पढ़ना है, कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है। आपका जियोग्राफी का सिलेबस यही इतना था और मैंने सभी चैप्टर के बारे में आपको समझा दिया है। मेरे हिसाब से आज का वीडियो बहुत ही पावरफुल था। पूरे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा बीए के क्षेत्र में, प्रबल दावेदारी के साथ मैं बोल रहा हूं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो दबा करके। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि गुरुजी शुक्ला गुरुजी का चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे हम। प्लीज सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेहनत की जाती है आप लोगों के लिए, दिन रात मेहनत की जाती है। मैं चाहता तो 10 मिनट में सिलेबस को खत्म करके चला जाता, ठीक है। इससे क्या होगा, व्यू भी अच्छे खासे आ जाते और कोई जो है उसमें क्या नहीं था, हमको हमारा काम भी हो जाता। लेकिन हम आपके लिए मेहनत करते हैं, इसीलिए हम ज्यादा वीडियो बनाने के चक्कर में नहीं रहते हैं कि भाई हम ये कर दे वो कर दे, ठीक है, कि छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको मूर्ख बनाते रहें। हम आपके लिए जो क्लास लाते हैं उसमें पूरा अपने आप को झोंक देते हैं और वो जो चीजें आप पढ़ लेते हैं, मेरी 2-3 क्लास अगर आप देख लेते हैं तो आप जान लीजिए बहुत बड़े स्तर की ज्ञान आप नॉलेज कर रहे हैं। मुझे, मैं 4 साल यूपीएससी की तैयारी मैंने की है, सारा नॉलेज झोंक देता हूं आपको पढ़ाने के लिए। बिल्कुल आप कंसंट्रेट होकर के पढ़ें। बीए आप पढ़ रहे हैं, बीए के साथ साथ आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे, उसमें आपको आपके लिए एसएससी की तैयारी करेंगे या आप बैंक की तैयारी, रेलवे की तैयारी, सारे जीके सब यहीं से आएंगे जो मैं बता रहा हूं। तो कहीं से भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हो गया भैया आपका मेन जो सिलेबस था। अब कुछ चीजें इसमें आपको जो है प्रैक्टिकल भी आपको इसमें पढ़ना पड़ता है। प्रैक्टिकल में क्या बेटा है, प्रायोगिक भूगोल, सांख्यिकी, तकनीकी और सर्वेक्षण इसमें आपको पढ़ना है। प्रायोगिक भूगोल बेस्ड, चूंकि ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल आपका कॉलेज करवाता है। कॉलेज वाले इन्हीं टॉपिक से आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, कुछ असाइनमेंट देंगे लिखने के लिए, तो आप लिख लीजिएगा। यही टॉपिक है, आपके कॉलेज में होता है ये, ठीक है। और वो पेपर आपका जो होता है वो पेपर होगा वो आपका, जैसे आप लोग पता होगा, 3rd सेमेस्टर में आ चुके तो पता होगा क्या कैसे होता है। तो आप देखें भूगोल में सांख्यिकीय पद्धतियों का महत्व, यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन जियोग्राफी, यानी कि जैसे समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक का क्या उपयोग होता है इसमें भूगोल में, ये सब आपको पढ़ना है। आंकड़े संकलन के स्रोत, सोर्सेस ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन यानी कि जो स्रोत इकट्ठे से आप रिसर्च करेंगे आगे चल करके, पीएचडी करें जियोग्राफी से, तो उसमें आपको क्या करना होगा, डाटा इकट्ठा करना होगा, जानकारी। तो कैसे, साक्षात्कार के माध्यम से, तमाम प्रकार के आप इंटरव्यू के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से, परीक्षण सर्वेक्षण के माध्यम से आप डाटा को इकट्ठा करते हैं, प्रश्नावली के माध्यम से, क्वेश्चनायर जो होता है, ठीक है, ऐसे तमाम चीजों के माध्यम से। मापन और इसके प्रकार, मापन, मेजरमेंट एंड इट्स टाइप, मापन कितने प्रकार का होता है। सारणियन जो होता है, यानी किस तरीके से आप डाटा को कलेक्शन सारणी में बना करके पढ़ते हैं, समझते हैं। आवृत्ति का वितरण करते हैं, उनका बिंदु रेखीय प्रदर्शन करते हैं। विभाजन, मूल्य, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, अपकरण और सहसंबंध। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जैसे कि आपका समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सब इसमें आते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हैं। संगणना और प्रतिदर्श अनुसंधान, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, असामान्य वितरण, प्रतीक गमन विश्लेषण, यंत्रीय सर्वेक्षण जो इसको सेक्सटेंट कहते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आपको पढ़ना होता है। बेसिकली इसका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये कॉलेज से आपको नंबर वैसे मिल जाते हैं। सरकारी कॉलेज वगैरह में थोड़ा बहुत टॉपिक आप तैयार कर लेंगे तो चीजें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। इसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन आपका जो ये वाला मैंने आपको बताया ये पूरा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप थोड़ा सा जागरूक हो जाइएगा। और आज का क्लास आपको कैसा लगा उसके लिए आप कमेंट करके बताएं। और हमारे, फिर से पुनः बता रहा हूँ, हमारे कोर्स से जुड़ने के लिए आप एसएमएस कीजिए 9161939662 पर आप तुरंत एसएमएस कीजिए। सिलेबस डिस्कशन मैंने करना शुरू कर दिया है, सबकी सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी।
अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर के नेम लिख करके तुरंत भेज दीजिए, व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। आपके पास स्कैनर सेंड करेंगे, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, पीडीएफ नोट्स मिलेगी, और इसके अलावा एमसीक्यूज टाइप के, ऑब्जेक्टिव टाइप के, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जिसको एक ही बोलते हैं, और लिखित टाइप यानी लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सब कुछ आपको बिल्कुल और बिल्कुल 100 रुपए फीस में मिलेगा। केवल एक सब्जेक्ट नहीं, केवल जियोग्राफी का नहीं बेटा, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, या फिर इसके अलावा आपका शिक्षा शास्त्र, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, हिंदी, संस्कृत, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे सभी की तैयारी, मेजर, माइनर, को करिकुलर जो होता है सबकी तैयारी, परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव होगी तो ऑब्जेक्टिव के लिए लिखित आंसर, ऑब्जेक्टिव वालों के लिए ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर मिलेगा, रिवीजन क्लास मिलेगा, सभी चैप्टर के आपके जो है पीडीएफ मिलेंगे आपको, जो आंसर होगा उसके साथ मिलेगा पीडीएफ में, यानी सब कुछ पूरी व्यवस्था है। आपको सीरीज वगैरह नहीं खरीदनी पड़ेगी, आप सीरीज खरीदोगे 300 रुपए, आप पुस्तक खरीदोगे आपके 1000 रुपए तक आपकी पुस्तकें पड़ जाएंगी, सारे सब्जेक्ट मिला करके आप केवल 100 रुपए में तमाम जानकारी ग्रहण कर पाएंगे। तो शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आप क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, जल्दी से जल्दी जुड़े, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, आपका वेट है, जैसे जितना जल्दी जुड़ेंगे आप ही का फायदा होगा। केवल 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था है। और जो बच्चे चाहते हैं कि हम थर्ड सेमेस्टर के साथ फोर्थ सेमेस्टर भी जुड़ जाएं, तो उसमें क्या होगा, आपके लिए व्यवस्था क्या है, देखिए, थर्ड सेमेस्टर का आप कोर्स लेंगे तो 6 महीने तक आपको इसी में, यानी दिसंबर जनवरी तक आपकी क्लासेस होंगी। फिर उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर हम साथ साथ भी ले लें, तो 2 सेमेस्टर का एक साथ लेंगे तो आपकी 50 रुपए की छूट है, यानी कि आप हमारे, चूंकि जब 2 सेमेस्टर का एक साथ फीस लेंगे तो 150 रुपए में पड़ जाएगा, लेकिन अगर आप एक ही सेमेस्टर का लेंगे तो 100 रुपए पड़ेगा, फिर फोर्थ सेमेस्टर के ले लेंगे तो फिर से 100 रुपए पड़ेगा, यानी इस तरीके से चलता रहेगा। लेकिन अगर आप एक ही साथ चाहते हैं कि हमको दोनों सेमेस्टर का चाहिए गुरुजी, आप नाम नोट कर लिया जाएगा आपका, और आपको जैसे फोर्थ सेमेस्टर की क्लास जैसे शुरू होगी फिर आपको फोर्थ सेमेस्टर में इंक्लूड कर दिया जाएगा। ऐसे में आप, मेरे हिसाब से तो 150 वाला आपके लिए बड़ा परफेक्ट रहेगा, क्योंकि इसमें आपको सारे सब्जेक्ट का फिफ्थ सेमेस्टर मतलब कि फोर्थ वाला भी मिल जाएगा, तो ऐसे में आपका 50 रुपए की बचत हो जाएगी, ठीक है। जितना सस्ता कर दिए हैं भैया, इससे सस्ता नहीं हो पाएगा। बाकी यूट्यूब पर तो क्लासेस हमारी होती रहती है, आप अगर कुछ भी नहीं पैसा खर्च करना चाहते हैं, आराम से पढ़ना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर भी हमारे पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर आप वीडियोस आती, वीडियोस को देख करके आसानी से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो डायरेक्टली हमसे जुड़ पाएंगे, आपसे हमारी बातचीत होती रहेगी। केवल 100 रुपए खर्च करके आपको कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, आप जुड़ेंगे, आपका बहुत फायदा होगा, और आप आगे चल करके बहुत बेहतर नॉलेज के साथ आगे बढ़ेंगे। पीडीएफ पढ़ेंगे, आपका समय कम लगेगा, आप कहीं जॉब करते कुछ भी करते तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पढ़ते रहेंगे उसको। और ऐसे पीडीएफ जो परीक्षा के अंतिम दिनों में आपको पीडीएफ जो मैं सेंड करता हूं, वो पीडीएफ आपके परीक्षा में सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप तुरंत एसएमएस करें, तुरंत जुड़ जाएं, ठीक है। काफी बच्चे जुड़े हैं, उनको बहुत फायदा मिला हुआ है, और आप जुड़ेंगे आपको और फायदा मिलेगा। अब की बार तो और इनोवेशन करने का प्रयास है, और मेहनत करने का प्रयास है, यानी हर साल कुछ नया इंक्लूड किया जाता है कोर्सेज में। फटाफट से जुड़ जाए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी लोग जुड़ जाइए, देर ना कीजिए।